if you identify companies or trend which can cross the chasm and enter the early majority, that is the tornado effect where you will make the most of your money, and that's where the high growth phase starts. ये कंपनी जो क्या बनाती है, गेयर्स बनाती है, और अगर कोई कंपनी इसको देखेगा ना तो 10 साल तक कुछ नंबर नहीं है। तो देखो कि ऑपरेटिंग मार्जिन 18 से 24 तक कैसे फास्ट पहुंचे, राइट। दिस इज द क्लासिक वे ऑफ फाइंडिंग आउट कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ये जो बीच वाला पार्ट है, आपको ये चैज़म को क्रॉस करना होता है। पर अभी कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी कंपनी जो आप देख रहे हो जो अर्ली मेजॉरिटी वाले फेज में दिख रही है, एंड मैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट करूँ। गवर्नमेंटिंग के बिजनेस में भी लेट एंटर कर रहा हूँ, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि राइट समय पे मैं एंटर कर रहा हूँ? आई मीन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं देखने के लिए। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये आप सभी का फेवरेट टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम समझेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों निवेश करना चाहिए, एंड एट द वेरी सेम टाइम क्या प्रोसेस रहना चाहिए कि आप एक अच्छा बिजनेस, अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सको और उसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रह सको। कोई भी पर्सन अगर मार्केट में पैसे बनाता है तो वो एक लंबे समय के लिए जब इन्वेस्टेड रहता है तो बना पाता है, एंड एट द वेरी सेम टाइम वो साइकिल को, ट्रेंड्स को और बिजनेस को उस समय पे पकड़ पाता है जब उसका अप ट्रेंड शुरू होता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सो ऑन। अब कई बार जब एज एन इन्वेस्टर आप देखते हो कि बहुत लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना बढ़ चुके होते हैं, और वो आउट ऑफ फोमो इन्वेस्ट करते हैं। बट आइडिया हमेशा ये रहता है कि हम उनको जल्दी पकड़े और सही समय पे पकड़े, ताकि हम बिजनेस के एंगल से और वैल्यूएशंस के एंगल से, दोनों ही एंगल से एकदम सही टाइम पे एंट्री ले सके। सो आज के हमारे इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं गुंजन जी। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है ये। यहाँ पे आपको मेल इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स बहुत दिखते हैं, बट गुंजन एक ऐसे पर्सन है जिनको बहुत अच्छे से स्टॉक्स की समझ है, बिजनेसेस की समझ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। अगर आप जुड़े रहते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपको कैसे एक स्टॉक या फिर एक इंडस्ट्री को समझना होता है वो आ जाएगा, और साथ ही साथ आप वो अंडरस्टैंडिंग को खुद के प्रैक्टिकल लर्निंग में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ एक स्टॉक पिकिंग मेथड समझ भी पाएंगे। सो विद दिस आई वेलकम यू गुंजन। थैंक यू फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड विद अस। और मुझे नहीं लगता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जैसे आप बिजनेस समझते हो उससे अच्छा कोई समझता है, तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में और कोई बेटर गेस्ट आ पाता। थैंक यू सो मच कुणाल, हैप्पी टू बी हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत एक्साइटमेंट है कि कैसे अपन बिजनेसेस और स्टॉक मार्केट्स डिस्कस करते हैं, एंड इट्स बीन इयर्स दैट वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर। तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आई वर्कड विथ यू सिंस द बिगिनिंग। यस, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे मार्केट में पैसा क्यों डालना चाहिए? हमारे व्यूअर्स सब ये जानना चाहेंगे कि क्यों मार्केट में पैसा डालूं मैं, या फिर किसी और के बिजनेस में मुझे क्यों पैसे डालने चाहिए? आपको सबसे पहले तो क्यों दूसरों के बिजनेसेस में पैसा डालना चाहिए, मतलब अभी जैसे अपन एंटर कर रहे थे, जब मैं नीचे एंटर करी थी तब करण ने मुझे बोला कि आप मुकुबारा यूज़ कर रहे हो। घुसते ही आपने बोला कि आप मुकुबारा यूज़ कर रहे हो। मैंने तो सारी ब्रांड्स को कंपनी में सबको बोला है कि आपको ये ब्रांड यूज़ करना है या एक्सवाइज, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। तो कभी आपको जब आप ये ट्रेंड देखते हो कि सो मेनी पीपल आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स विच इज़ ड्राइविंग क्रेजी, तो आपको मन करेगा ना कि आप ओन करो। आप सब कुछ तो बना नहीं सकते, आप सब कुछ ओन नहीं कर सकते, आप सबके लिए कोई केपेक्स नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई ऐसा ट्रेंड लग रहा है कि मोकोबारा जैसा ब्रांड है फॉर एग्जांपल, अगर वो बहुत सारे लोग ओन कर रहे हैं तो मैं उसकी ग्रोथ में कुछ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या? अगर आप कभी कोई प्रोडक्ट एज अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट लाइक अर्बन कंपनी, राइट, तो अभी अर्बन कंपनी जैसी कंपनी ने अगर कोई पहले एकदम अनऑर्गेनाइज है, अपन आप देखोगे तो टियर 2 सिटीज़ में, टियर 1 सिटीज़ में एवरीबडी इज़ यूजिंग अर्बन कंपनी बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ बिजनेस राइट नाउ। तो उन्होंने जो मोट क्रिएट किया है ना, तो अपन एवरी डे यूज़ में आप देख रहे हो कि आपका पहले वो सिर्फ आपके मे बी सैलून सर्विसेज के लिए आ रहे होंगे, अब वो आपके इंस्टा हेल्प से आपकी हेल्प नीड के लिए भी कर रहे हैं, कुकिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं। आपका एसी खराब है, आप एसी ठीक करा दो। मैंने तो सुना लोग अभी हाउस पेंट भी उधर से ही करा लेते हैं। तो एवरीथिंग इज something that they are adding on to, right? And once you think the moat that they have built up, because it was a very unorganized market,
अभी कोई किसी ने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, एक मोड क्रिएट किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज, एंड एम्प्लॉयज आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर अर्निंग मोर देन दे कुड हैव अर्नड ऑफलाइन ऑल्सो. तो उसकी वजह से अगर आप ये देखेंगे तो कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी लेके आ गया है, और किसी भी आपको XYZ पर्सन को नहीं कॉल करना है, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, वो फिक्स टाइम पे आ रहे हैं, नहीं तो आप कॉल ही करते रह जाओ उनको. और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज आप उधर से मंगवा रहे हो. एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया. इफ दिस ट्रस्ट इज बिकमिंग अ हैबिट, then you think the kind of network effect that this company can have going forward if it tries to introduce other services, right? And it has tried to meet it standardized, for example. तो आपको मन करेगा ना कि आप इस बिजनेस को ओन करो कोई भी तरीके से, बिकॉज आप सब कुछ तो नहीं कर सकते. आप या तो आप जॉब कर रहे हो, या तो आप एक कोई सेगमेंट में एंटरप्रेन्योर हो. तो दैट्स हाउ यू टेंड टू identify these trends which are growing, and you tend to invest, and then you think that okay, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टिंग तो ओनरशिप है ना. आप चाहे आप वो स्मॉल प्रोपोर्शन में लो, आप 1,000 रुपये का शेयर खरीदो या आप 1 करोड़ का शेयर खरीदो, वो आपको एक ओनरशिप प्रोवाइड कर देता है. और उससे अगर वो बिजनेस अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, तो आपका कैपिटल भी ग्रो हो रहा है. सिंपल है. तो अभी सिंपल बिजनेसेस लाइक जो छोटे ब्रांड्स है, जो ब्रांड इन द मेकिंग है. अभी रिसेंटली आई वाज स्टडिंग अबाउट दिस ब्रांड कॉल मंगलम कैंप्योर ब्रांड. कोई ब्रांड्स ने इतना ज़्यादा इनोवेट करके अपना प्रोडक्ट इस्टेब्लिश किया. अगर उसको कोई यूजेज इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, मैं तो उसका यूजेज मतलब XYZ जगह घरों में जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि अभी भीमसेनी कैम्फर यूज़ होता है. या अपन जब कार्स में रहते हैं, अभी कोई रील चल रही थी तो आप देखोगे कि धीरूभाई अंबानी महेंद्र सिंह धोनी के कार में आपको एक कैंपियर कौन देखा रील पे. तो यू थिंक दैट ओके, दिस ट्रेंड इज इम्प्रूविंग. तो आपको लगेगा कि अच्छा, इसको कैसे ग्रो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या. तो दीज आर लाइक जो इजीली विजिबल है. अगर आप देखेंगे तो एनर्जी ट्रांजिशन एज अ थीम है ना. तो एनर्जी ट्रांजिशन एज अ थीम, अगर कोई इंडस्ट्री ही 40-50% से ग्रो हो रही है या 60% से इनिशियल स्टेजेस में, बिकॉज एकदम न्यू इंडस्ट्री है, तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें. तो दिस इज द वे, एंड यू हैव सीन हाउ मनी हैज़ बीन क्रिएटेड इन सोलर, इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप कोई केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग देखोगे कि अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है. 2021 में एकदम ऐसा था कि प्राइवेट केपेक्स पुल करना है, तो पहले पब्लिक केपेक्स बढ़ाया, फिर इससे प्राइवेट केपेक्स आता है. दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स वर्क. तो आप देखोगे तो कितना मैसिव वेल्थ क्रिएट हुआ है. तो दैट इज़ वाई आई थिंक कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा कि आप बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ you can read about them, you can understand the stories, how they have built up. तो अगर आप एज अ पर्सन, मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि अगर मैंने कोई एंटरप्रेन्योर का स्टोरी सुना कि हाउ द मोकोबारा गाइज क्रिएटेड मोकोबारा, और हाउ अर्बन कंपनी प्रमोटर्स एक्चुअली बिल्ट अप अर्बन कंपनी, और वारी, और एलिकॉन इंजीनियरिंग, और a business like Mangalam, or a business like any XYZ businesses, or the brands that they have developed. It's so inspiring to actually see how they have done in such a short span of time sometimes. तो वो उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद भी इंस्पायर हो जाते हो पर्सनली कि चलो अभी कुछ अच्छा करना है. और मतलब इतना एनर्जी देख के, तो पर्सनली इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डिसीजंस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिवली थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर. नहीं तो आप हमेशा ऑफिस में बैठे रहते हो, सेम लोगों से बात करते हैं, तो आपका थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है. इफ यू मीट सच पीपल आउटसाइड एंड यू सी, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ सिटी ऑफ सूरत वेयर वी जस्ट हैव सीन 2 businesses flourish, and they have flourished like anything, right? But then going forward, if you go to the other parts and you see how a very small business of nuts and bolts, or maybe a capital good industry is making a 10,000 crore company, which is crazy to see. And how can you participate by equity investing? So आपको वो थोड़ा खुद के लिए भी, अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो मेरे को एक एंटरप्रेन्योर इनसाइट मिल जाता है. Correct. कि मैं अपना कैपिटल कैसे एलोकेट कर रही हूँ. तो मेरे को तो हाई क्वालिटी बिजनेसेस, हाई क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स हु कैन स्केल, तो मेरे को स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर लेता है. मेरे को हाई क्वालिटी ट्रेंड्स पता चल जाते हैं, और मैं खुद अपना कैपिटल एलोकेट कर सकती हूँ. तो मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच भी सकती हूँ. तो दैट इज़ वाई आई थिंक इट्स अ गुड वे टू इन्वेस्ट. आई मीन बेस्ट way to align with great entrepreneurs, read about them.
और बिकॉज मैं खुद अभी पब्लिक मनी हम लोग का फंड भी मैनेज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीपल हु आर वर्किंग एंड इन्वेस्टिंग उनको शायद इतना टाइम नहीं मिलता, बिकॉज दिस इज आवर डे इन डे आउट वर्क. यू कैन कनेक्ट पीपल a lot, like your investing company, you can connect with the other investing company, and then maybe build a ecosystem which again multiplies the impact what they are creating, because the ecosystem gets built up. And that's where it's very very exciting, because everybody can learn from everybody. Correct. And that's where somebody can help in innovating. If there's somebody is innovating a product, you can help them in how with their own connects, that how you can scale this up, or whatever problem any company can have. So if you have that kind of an ecosystem built up, which has really helped, which I've seen personally with so many companies growing. So professionally, personally, everything, I mean, if you are Right. investing in different companies, it gives a very very good impact. That तो is आइडिया सिंपल है, मेरे को कोई ट्रेंड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और मेरे को अगर दिख रहा है कि ये ट्रेंड पिक कर रहा है, तो मैं उसमें अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो उस कंपनी की, से फॉर एग्जांपल अदरवाइज सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद शेयर प्राइस बढ़ेगा, correct. और मेरे को एज अ इन्वेस्टर फायदा होगा कि शेयर प्राइस मैंने एक सर्टेन अमाउंट पे इन्वेस्ट किया था और अभी बढ़ गया. करेक्ट. बट ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क सीकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है मेरी, तभी मैं ये कर पाता हूँ. मान लेते हैं कि मेरी अगर रिस्क सीकिंग एबिलिटी नहीं है, तो इन दैट केस क्या ये मेरे लिए नहीं बना है, क्या मुझे इससे दूर रहना चाहिए? देखो, उसमें डिपेंड करता है कि देखो, स्टॉक मार्केट में तो हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, राइट. इट इज़ द ब्यूटी इज़ दैट इट इज़ डेमोक्रेटाइज्ड, कि किसी का भी छोटा इन्वेस्टमेंट हो तो वो भी कर सकते हैं, किसी का बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो भी उतना ही एफिशिएंटली कर सकते हैं. तो पर ये हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका छोटा अमाउंट है, मतलब आप जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं, तो मे बी यू कैन स्टार्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और यू कैन स्टार्ट थ्रू मॉडल पोर्टफोलियोज. आजकल तो बहुत प्रोडक्ट्स भी डेवलप, आप लोग भी जैसे करते हो वैसे स्मॉल केस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे थीमेटिक और ऐसे Correct. मॉडल पोर्टफोलियोज इन अ बेटर कॉन्सेंट्रेटेड वे, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग हो जाती है उसमें, वो आप कर सकते हो. तो वो बेसिकली फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट कैन मे बी ट्राई आउट दिस. पर मैं तो बोल रही हूँ कि किसी का छोटा अमाउंट है तो वो ये तरीके से कर सकता है, कोई किसी का कुछ बड़ा अमाउंट है, एंड इफ दे डोंट हैव टाइम, बेसिकली दैट्स वेयर द एक्सपर्ट्स कम इन. तो if you have time and if you can take up your investing in your own hands, that's the best. I mean, Okay. if you can analyze, that's the best thing. तो अगर आपने कर लिया और आपने टाइम दे दिया, अभी मुझे पूछ रहे थे कि कितना टाइम देना पड़ता है इसमें. तो अभी तो वर्ल्ड इज चेंजिंग सो रैपिडली, देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन द इंडस्ट्री, एंड द इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग एट वेरी हाई रेट. इट इज़ नॉट दैट वी कैन कीप द स्टॉक एंड होल्ड इट ऑन फॉर 5-10 years एंड हम लोग भूल जाए. अभी का तो वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है. एंड इन फैक्ट इन्वेस्टिंग इन आई स्टार्टेड टिल नाउ, इन 10 years इट हैज चेंज रैपिडली. द वे वी यूज टू, पहले हम लोग आराम से 2-3 महीने में भी रिसर्च करते थे, कन्विक्शन बनाते थे, बिकॉज 2-3 महीने में क्यों, बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं ईजिली अवेलेबल रहता था, तो हम लोग बहुत ढूंढते रहते थे. अब बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी इन्हांसर्स आपका रिसर्च टाइम कम हो गया है, इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाती है, सोशल मीडिया भी हो गया है, कनेक्ट्स भी बेटर हो जाते हैं. तो अभी क्या हो रहा है ना कि उसमें आपको बहुत एजाइल रहना पड़ता है. So if somebody can stay those agile and recognize those trends, very good. I mean, that's the best that you can do for yourself. But अगर आपको time नहीं है, but you should invest your savings a bit into some way. If you have a large capital, go through the, make a Expert better route. portfolio of private public Correct. mix, go through the AIF route or PMS, or give Correct. to the expert, consult them, read about things where you are investing, which strategy fits you. So कोई छोटा स्टार्ट कर रहा है या कोई बड़ा कर रहा है, आपको बस एक मंथली SIP भी स्टार्ट कर दोगे कि आपकी सेविंग्स का एटलीस्ट ये एक ऑटो सेविंग. माई फ्रेंड्स हु हैव बीन वर्किंग, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दिस फील्ड अलॉट, आई कीप टेलिंग देम कि आप बस तो मंथली का बस 10,000 भी इन्वेस्ट कर देगी तो भी इट इज़ अ गुड वे टू इन्वेस्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग. And you can start with 1 lakh also and own 5 stocks, 7 stocks, whatever according to the risk profile. But ultimately you should have time horizon with this. It is not something that ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप बस क्विक गेन्स के लिए आ जाओ कि 2-3 महीने में आपका रिटर्न आ जाए, आप पैनिक हो जाओ अगर वोलेटिलिटी आती है. वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज दैट कि स्टॉक मार्केट्स भी वैसे ही वर्क करते हैं जैसे आपका कंपनी वर्क करता है ना. आप
कोई मंथ ऑन मंथ तो प्रॉफिट डबल नहीं कर सकते, इट टेक्स हम्म। टाइम, राइट? यू गिव 2-3 years एंड देन यू कम टू अ स्केल, देन यू इंक्रीज द प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट जाके डबल होता है या 3-4 years में। अगर वो आप खुद की कंपनी में वैसा हो रहा है तो स्टॉक मार्केट्स में भी आपको वैसा ही Right. एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इन practical things there are hiccups, right? Nobody runs in a very linear phase at this, तो वो हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो वो ध्यान रखेंगे तो अल्टीमेट वेल्थ क्रिएटर एसेट है। इफ समथिंग Correct. if anyone keeps in mind that you have to be a little patient and know where you are investing, that is very very important. सो बेसिकली आप कह रहे हो कि मार्केट्स में अगर मैं पैसा डिप्लॉय कर रहा हूँ तो वो पैसा डिप्लॉय करूँ जो 3 से 5 साल के लिए एटलीस्ट मैं किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को दे सकता हूँ। अदरवाइज क्विक गेन्स करने के लिए अगर मैं आ रहा हूँ तो वो तो पूरा पूरा स्पेकुलेशन हो गया एक तरीके से। वो स्पेकुलेशन भी हो गया, आपका 1-2 बार लक भी हो सकता है कि आपका अच्छा बन भी जाए जब मार्केट्स अच्छे हैं, पर लॉन्गर टर्म अगर इफ़ यू वांट टू बिल्ड वेल्थ एंड क्रिएट वेल्थ, तो इन्वेस्टिंग इज़ द वे एंड नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, क्योंकि वो आपको 1-2 ट्रेड्स आपके बेटर हो सकते हैं तो आपको लगेगा कि चलो आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो गए हो इसमें। अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 25 इयर्स तक ग्रो कर रही है, तो 5 इयर्स में आप समझो कि उसका पैसा 3 times हो रहा है फॉर एग्जांपल, राइट? तो और अगर उसमें आप सेम आप और अब आपने कम वैल्यूएशन पे लिया, अगर उसने ग्रोथ बहुत अच्छा दिखा रहा है, तो अगर वो ग्रो करते करते आपका थोड़ा सा वैल्यूएशन का भी री रेटिंग हो सकता है, अगर आपने नेसेंट वैल्यूएशन पे पी री रेटिंग भी हो सकता है, तो फिर आपका क्या अगर थोड़ा बेटर भी हो सकता है। सो बेसिकली आप कह रहे हो गुंजन कि हमको अगर कोई स्टॉक में हम निवेश कर रहे हैं तो 1 महीने 2 महीने की टाइम पीरियड के लिए नहीं, बट एक 3-5 ईयर का होराइजन लेके हम जा रहे हैं और बिजनेस को अच्छे से समझ पा रहे हैं या कोई हमारे बिहाफ में समझ रहा है, वैसे करना चाहिए रादर देन डूइंग इट फॉर क्विक गेन्स और जस्ट इंट्राडे प्रॉफिट्स। करेक्ट, आई मीन अगर आप कोई कंपनी फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कि जो 25% से ग्रो कर सकती है, तो आपको अगर आप कोई इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा सा ये तो आप ज़रूर ट्राई करोगे कि आपकी इंडस्ट्री और ये हाई ग्रोथ होनी चाहिए। तो अगर कोई 25% से ग्रो कर सकता है 4-5 ईयर्स तक, तो आप सोचो कि आपका अगर आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपका 3x जैसा रिटर्न इन 5 ईयर्स जैसा अगर आपका आ जाता है, तो वो 25% जैसा कैगर रिटर्न एवरी ईयर आप अर्न कर लेते हो। अगर आपने अच्छे वैल्यूएशन पे ले लिया तो फिर आपका थोड़ा वैल्यूएशन मल्टीपल का भी री रेटिंग हो जाता है, तो वो आपका थोड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट इन्हांस कर देता है, राइट? फॉर एग्जांपल और आप देखेंगे तो कैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि इतना फैब्युलस इंडस्ट्रीज और कंपनीज का काम होता है ना इंडिया में कि कोई कंपनी इंजीनियरिंग गुड में अपन को प्रेफर भी नहीं करती होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में जाओगे तो यूरोप की इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट इंजीनियरिंग दैट यू सी, वेदर इट इज़ एट अ हायर कॉस्ट, एंड इफ समबडी फ्रॉम इंडिया कैन प्रोवाइड द इंजीनियर्ड कैपिटल गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट टू द यूरोपियन नेशंस, एंड दैट बिकॉज वी गॉट अ चांस ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब सप्लाई चेन सब डिसरप्शन हो गया था तो कहीं से सप्लाई नहीं आ रही थी, एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गया था लेटर ऑन। तो जब इंडिया को चांस मिला ना इंजीनियर गुड एक्सपोर्ट करने का, दैट टाइम पीपल रियलाइज्ड कि हम लोग के पास और भी बहुत कैपेबिलिटीज़ है टू शो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और हम लोग बहुत सब कुछ बहुत लोअर कॉस्ट पे कर सकते हैं कंपेयर टू व्हाट द अदर। तो अगर आप देखोगे कि ये कंपनी एलिकॉन इंजीनियरिंग जो क्या बनाती है, गेयर्स बनाती है। अगर आप स्टील प्लांट में केपेक्स हो रहा है तो उसके लिए वो गेयर्स बनाती है। आप शुगर प्लांट में मशीनरी केपेक्स हो रहा है तो उसमें गेयर्स यूज़ होते हैं, सीमेंट में यूज़ होते हैं, शुगर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, पावर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, तो उन सबके लिए वो लोग गेयर्स बनाते हैं। और इतने सारे SKUs हैं क्योंकि बहुत सारे टाइप के गेयर्स होते हैं, हेलिकल होता है, बेवल गेयर्स होता है, प्लानिटरी गेयर्स होता है, तो बहुत सारे टाइप के गेयर्स होते हैं और बहुत सारे SKUs है। तो मतलब जो उसका मार्केट शेयर है वो है 30-35% मार्केट शेयर। पर ये किस पे डिपेंडेंट है? मैन्युफैक्चरिंग पे, केपेक्स पे। अगर केपेक्स से नहीं होगा तो फिर इसकी इंडस्ट्री नहीं अच्छी चलेगी, और मैन्युफैक्चरिंग अगेन इज वेरी सिक्लिकल। तो जब कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया तो आपको लग रहा था कि चलो अभी केपेक्स साइकिल इंडिया में रिवाइव होगी, तब आप देख रहे थे कि आप सब इंडस्ट्रीज में देखो बहुत केपेक्स अनाउंस हो गए थे, स्टील में, सीमेंट में, शुगर में, सब सारी इंडस्ट्रीज में हो गए, तो इसके लिए तो बोनांजा हो गया। और अगर कोई कंपनी इसको देखेगा ना तो 10 साल तक कुछ नंबर नहीं है। अगर आप देखोगे तो 2014 से कुछ भी नंबर्स नहीं कर रही थी, है ना? तो जब इसका साइकिल है, हमें
पास्ट को देख के अगर कर लूंगी तो फिर तो मेरा पैसा कभी नहीं बनने वाला है, Right. क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग है तो आपको तो ये देखना है कि वो कैसे पास्ट साइकिल में परफॉर्म की है। तो अगर फिर भी मार्केट शेयर अच्छा गेन किया है, फिर भी सरवाइव कर पाई वो इतने खराब टाइम में, क्योंकि हाईली सिक्लिकल है, तो उसकी वजह से आगे क्या ग्रोथ आ सकती है, आगे क्या प्रोडक्ट। तो हम लोग ने बहुत सारे लोगों से बात की, एक्सपो में गई, तो मेरे को लगा कि इसका तो इंडस्ट्री ग्रोथ तो काफ़ी फास्ट आ सकता है और ब्रांड रिकॉल भी बहुत फास्ट है। Okay. तो अगर आप देखोगे तो जो ग्रोथ आई फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम 2021, तब वो 13-18% मार्जिन करते थे, और जब उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ गई तो देखो कि ऑपरेटिंग मार्जिन 18 से 24 तक कैसे Right. फास्ट पहुंचे, राइट, बिकॉज ऑफ कि कुछ यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा था। और वो टाइम पे अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो फिर आप 2021 में अराउंड शेयर प्राइस था 86 रुपीज फॉर एग्जाम्पल ट्रेड करा था, एंड टिल द टाइम नंबर्स वर कमिंग इन तो फिर वो 686 जैसा प्राइस गया, राइट। तो इफ यू आइडेंटिफाई द कंपनीज which has its niche which nobody can replicate, high entry barrier, और उसका ऑपरेटिंग, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या प्ले हो रहा है कि आप इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे तो फिर वो 78 से कुछ 13 तक चला गया, मतलब वो लोग ने डेट रीपेमेंट भी किया। तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन उसकी वजह से हो रहा है, डेट रीपेमेंट हो रहा है। दिस इज द क्लासिक वे ऑफ फाइंडिंग आउट कंपनीज। और इससे, और ये आप बोल रहे थे ना कि दूसरों के बिजनेसेस में क्यों करना चाहिए, अगर आपने ट्रेंड अच्छा आइडेंटिफाई, यू कैन ओन दिस बिजनेस, राइट, अ बिट पार्ट ऑफ द बिजनेस, एंड यू कैन डाइवर्सिफाई फ्रॉम योर मेन बिजनेस ऑल्सो। सो दिस इज वाई हाउ वेल्थ इज कैन गेट क्रिएटेड इफ वी इन्वेस्ट इन आइडेंटिफाई। बहुत बार गलतियाँ भी हो सकती है, पर आपका हिट रेट थोड़ा बेटर होएगा अगर आप थोड़ा ढंग से काम करेंगे तो फिर बेटर हो सकता है। राइट। तो बेसिकली आइडिया ये है कि मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करूं। एक तो कंज्यूमर ट्रेंड हो गए, जैसे आपने मोकोबार का एग्जांपल लिया, अब वो सारे ब्रांड्स हो गए जो मुझे राह चलते दिख रहे हैं कि लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड देन मैं उनके नंबर्स पे आऊँ और फिर इवैल्यूएट करूँ। एक हो गए इस तरह की इंडस्ट्री, इस तरह की कंपनियां जहाँ पे मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख रहा हूँ, बाकी कंपनियां क्या कर रही है, जैसे कि इन दिस केस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, तो और कौन सी कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है अगर सब का केपेक्स करे। तो हमको दिखता है कि एक कंपनी ऐसी है जो 35% गैस सप्लाई करती है, तो ऑटोमेटिकली शायद इसको फायदा हो सकता है। फिर इस कंपनी के ट्रेंड पे आऊँ, इस कंपनी को पढ़ूँ और फिर वो जर्नी स्टार्ट करूँ। करेक्ट। सो बात ये आ जाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कैसे रहेगा पूरा। अगर मुझे एक स्टॉक पिक करना हो तो मैं कहाँ जाऊँ सबसे पहले, कैसे आइडेंटिफाई करूँ। मतलब ये तो हमने प्रीवियस केसेस डिस्कस कर लिए कि ऐसा होते आया तो हमने देखा और ऐसा हो गया, बट अगर मुझे आज स्टार्ट करना हो, अगर आपको एक नई कंपनी आज खोजनी हो, तो आप कैसे एक बिजनेस को समझोगे, कैसे पिक करोगे, कैसे पूरी वैल्यू चेन बनाओगे? देखो, स्टॉक पिक करने के लिए तो बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, कि देयर आर न्यूमरस वेज ऑफ पिकिंग अप अ स्टॉक एंड इन्वेस्टिंग। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको, और सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती है, राइट। सो वन ऑफ द थिंग्स विच हैज़ हेल्प्ड अ लॉट एंड इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, ठीक है, और वो ट्रेंड्स कौन सी साइकिल पे, कौन सी फेज पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँ कि if you see on the screen the chart, okay, this is a very beautiful chart in terms of investing concept. अगर कोई भी ये चार्ट को थोड़ा सा रीड करके, if you inculcate what it actually says, and it was introduced by a very good investor based out of Dubai, and he explained this topic and it just stayed with us, that first आपका एक इनोवेटर होता है, ठीक है। तो जब आपको आइडिया आ गया कि मेरे को ये आइडिया आ गया, मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, पर मेरे को नहीं पता प्रोडक्ट कैसा करेगा, आई जस्ट हैव दिस आइडिया ऑफ डेवलपिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता ट्रेंड कैसा रहेगा, तो यू हैव टू वेट। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से स्केल अप कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जनरली स्केलेबिलिटी कैसे आती है, बिकॉज वी वांट टू इन्वेस्ट इन स्केलेबल बिजनेस, देन मे बी वी कैन वेट फॉर सम टाइम एंड सी हाउ दिस ट्रेंड एक्चुअली पिक्स अप, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से डाई आउट भी हो सकते हैं बिकॉज नहीं डेवलप हुआ। तो अगर यहाँ पे वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन की प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे आया, फिर थोड़े यूजर्स मिले कि चलो इसको तो अपन मास स्केल पे ट्राई करते हैं, कि अर्ली अडॉप्टर्स जो हो रहे कि दे विल ट्राई टू डेवलप द प्रोडक्ट। देन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ये जो बीच वाला पार्ट है, आपको ये chasm को क्रॉस करना होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ठीक है, कि
कौन से फेज़ में अपन को, अभी जैसे मैं समझा रही थी कि अर्ली अडॉप्टर्स, अभी आपने एक प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, फिर उसको आपको मास एग्जीक्यूशन में लेके जाना है। तो सोलर, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एज एन इंडस्ट्री भी, तो वो इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि अभी कोई नया आया था, वो 70 ईयर्स से आइडिया Exist था, कर ठीक रहा है। है। इट्स नॉट समथिंग कि विच हैज़ कम अप नाउ एंड द अडॉप्शन हैज़ हम्म, इंक्रीज्ड, बट एनी न्यू प्रोडक्ट इज गेटिंग इंट्रोड्यूस, देन इट हैज़ टू बी फार मोर एफिशिएंट, राइट। तो फ्रॉम द करंट पावर सोर्स, अगर सोलर इतना महंगा लगेगा तो भी कोई नहीं अडॉप्ट करता, तो कॉस्ट कम हो गया, तो इसीलिए मास अडॉप्शन इंक्रीज हुआ, राइट। एंड वेन एवर थिंग्स स्केल, तो जाके आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट बनेगा। अगर स्केलेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर आपका बिजनेस को कभी भी हायर मल्टीपल या हायर वैल्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज द ग्रोथ गेट स्लो डाउन। तो Correct. वो अगर नहीं है तो फिर आपका रिटर्न्स भी बहुत स्टेडी बनेगा, करेक्ट। तो अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया है एंड दैट कैन चेंज द लैंडस्केप ऑफ द इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, और वो मास अडॉप्शन हो सकता है, वो एग्जीक्यूट है, वो स्केलेबल है, दैट्स वेयर द इंडस्ट्री क्रॉसेज, अबाउट टू क्रॉस द chasm एंड एंटर द टोर्नेडो Correct. फेज विच इज हियर। एंड इफ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, जो मैं आपको स्टार्ट से अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई हाई ग्रोथ में पकड़ते हैं तो अपना मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा बनता है। Right. तो इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एट एन nascent स्टेज एंड एंटर दिस हाई ग्रोथ फेज, राइट दिस हाई ग्रोथ फेज, तो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो रेड वाला पार्ट है विच इज़ द लेट मेजोरिटी, दैट इज बेसिकली द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 7-8-10% टाइप ऑफ इन ग्रोथ रेट, वेयर यू नो दैट ओके दिस इज द ट्रेंड विच इज़ देयर। जैसे अपना फॉर एग्जाम्पल अगर एयरप्लेन हो गया या एयर टूरिज्म हो गया, तो वो आपको पता है कि वो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इंडस्ट्री कोई मैसिव 35-40% से ग्रो करिए, राइट। इट इज़ अ स्टडी विच इज गोइंग टू इंक्रीज, विच एवरीबडी हैज आइडेंटिफाइड, Correct. ओके। इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट, बट इट्स ग्रोइंग स्टेडीली। तो लगाज होंगे जो we should not invest on those, because these are ones who have not managed to survive in this changing world, or maybe not innovated. For example, आप Blinkit है, Blinkit ने मॉम एंड पॉप स्टोर्स का काफ़ी बिजनेस फॉर एग्जाम्पल गेन कर लिया। तो उसकी वजह से अगर देखेंगे तो वो बिजनेस थोड़ा सा रिटर्न वाइज, अगर आप 25-30% वॉल्यूम भी उनका चला जाता है, पिकअप हो जाता है, तो काफ़ी हाई प्रॉफिटेबिलिटी डेंट आ जाता है, विच इज़ गेनिंग अप। सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ वेरी स्केलेबल बिजनेस नाउ। So those part of the business you should not do it, and try and identify where you can reach the tornado phase. So this is a framework where if you are evaluating any industry and company and you want to allocate a higher part of your capital, then if somebody tracks this चार्ट एंड सीव कि मेरा यहाँ पे बड़ा मल्टीप्लायर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो इफ समबडी डज दैट, देन आई थिंक इट कैन टर्न आउट टू बी। सो दिस इज वन फ्रेमवर्क which looks and which is very practically, which can be very practically used also. तो फॉर एग्जांपल अभी कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी कंपनी जो आप देख रहे हो जो अर्ली मेजॉरिटी वाले फेज में दिख रही है, दो वो एग्जिस्ट कर रही होगी मान लेते 30-40 साल से, बट अभी अर्ली अडॉप्शन अभी अर्ली मेजॉरिटी वाला फेज में वो एंटर कर रही है, ऐसा कुछ है जो हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम समझ सके? सो जैसे एक अभी जो एक इंडस्ट्री अपन को इंटरेस्टिंग लग रही है, वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, राइट। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है इंडिया की तरफ, बिकॉज एयरक्राफ्ट, देयर आर 2 players, राइट, एयरबस एंड बोइंग। एंड वहाँ पे बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है। पहले अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज उनको बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग जगह से सोर्स करने पड़ते हैं। तो लार्ज पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन इज़ US एंड यूरोप, ठीक है। 80-90% सप्लाई इज़ बेसिकली फ्रॉम दीज 2 regions, and nobody wants to source a large part from China also. So what is happening right now, that we were thinking कि अब जैसे maybe 2010s around, maybe we had like 3-4% supply chain of this in India. Now the supply chain has increased to say 13-14%. Now what is happening is that people, because इसमें बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, राइट,
कि आपको कोई भी पार्ट्स बनाना होता है, एयरक्राफ्ट में डोर्स अलग से लगते हैं, विंग्स अलग से लगती है, आपका कॉकपिट का पार्ट अलग होता है, आपका जो पूरा बॉडी होता है वो अलग होता है, पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए जो वायर्स एंड हार्नेसेस लगते हैं वो अलग होते हैं। तो बहुत सारे इंजन के पार्ट्स होते हैं, तो इंजन के पार्ट्स कहीं से आपको सोर्स करने पड़ते हैं, फिर वो आप असेंबल एक जगह पे करते हो। इंजन की दूसरी कंपनी विच इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रिसिशन कॉम्पोनेंट बना रहा है वो एक अलग इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे पार्ट्स एक कंपनी को सोर्स करने पड़ते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल इंडस्ट्री वेयर एंट्री बैरियर इज़ वेरी वेरी हाई. So if any company who has worked on this capability to build up and thinking that someday supply chain will come, you never know, there has to be some events which trigger this acceleration, right? हर ट्रेंड को कोई एक्सेलरेट करता है, तो कोविड ने फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ट्रांजिशन वो किया, राइट? तो अगर कोई ट्रेंड ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस कि सप्लाई चेन इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, बिकॉज यूरोप में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो गया है, यूरोप में कंपनीज बैंकरप्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, और इसमें सप्लाई चेन आप ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत जल्दी अभी के अभी तुरंत शिफ्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनीज को तो इनको फंडेड करना पड़ रहा है यूरोप में, ताकि जब तक उनकी ऑल्टरनेट सप्लाई चेन नहीं शिफ्ट होए तब तक मैं एटलीस्ट मेरे को यहाँ से सप्लाई आती रहे, बिकॉज द ट्रांजिशन पीरियड इज वेरी हाई। एंड वाई इज इट फेवरेबल फॉर इंडिया? तो आप देखोगे क्योंकि अपन के पास ऑटो बेस बहुत अच्छा सेटअप है, राइट? ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, India has built up a very very good capability, and in a lot of parts the similar capability is required to manufacture these precision components also. And lot of companies, if you see in India, from the auto side are now making a transition towards the aerospace and the defense side as well, making, and that is becoming the larger proportion of the business, and that is becoming easier for them because they have already built up very very precision components. So like companies like Sansera Engineering, who was predominantly doing specialized part for auto, now entering into, you know, A&D parts, and so many companies are providing different components, for example wire harnessing, और जो विंग्स में जो आपका क्रिटिकल पार्ट लगता है फ्लैप ट्रैक बीम्स, वो एक कंपनी बनाती है, फॉर एग्जांपल डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, कोई एयरबस के प्रोग्राम्स के लिए वो एकदम सोल सप्लायर है। तो अभी, और ये क्यों इतना वर्क कर रहा है? बिकॉज ऑल दीज आर लेबर इंटेंसिव वर्क ऑल्सो, फॉर विच वी आर वेरी वेरी यू नो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। और इंडिया में सब लोग को अगर ऑर्डर आता है ना, तो कंपनीज बिकम वेरी अग्रेसिव ऑल्सो, सो वी स्केल अप ऑल्सो दैट वेज। तो अगर वो चीज़ अगर हो रही है तो बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन आ रही है, और बहुत सालों तक लोगों ने ये सप्लाई चेन में एंटर करने का ट्राई किया है, और वो फाइनली हो गया है। तो आप बोलते हो ना कि अब मेरा टेलविंड आ रहा है, तो अब मैं रेडी हूँ कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग अभी बैंगलोर भी विजिट किए थे, तो बहुत सारी एरोस्पेस कंपनीज भी विजिट की, विच आर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल रोसेल टैक्सीज इज मेकिंग अ वायर हार्नेसिंग company. They are harnessing wires for defense, ठीक है, for Boeing defense aircrafts. अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है। आप देखेंगे तो लेबर आर्बिट्राज की वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस इंडिया की तरफ आ जाता है, पर वो बिजनेस में आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। और मैं आप देखेगा ना तो 200 टाइप्स ऑफ वायर्स आप अलग अलग करके उसका SOP रेडी रहता है, डिज़ाइन सब रेडी है कि टीम को क्या करना है, पर वो इतना प्रिसिशन का कॉम्पोनेंट है ना कि आपको हैंड से ही करना पड़ता है। एंड दैट्स वेयर द एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर कोई एक बार में ये चीज़ क्रैक कर लेता है, बिकॉज देन यू रिक्वायर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज दैट्स वेल, एंड दैट कंपनी हैज़ टू स्किल दैट। अगर एक बार में आपका वायर हार्नेसिंग बेटर हो जाता है तो आपकी मार्जिन बेटर हो जाते हैं, आपकी एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। तो उसमें आपको वो चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी कि वो कंपनी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो अभी जो एडवांटेज ये कंपनीज के पास हो रहा है ना, अगर कोई प्रिसिशन कॉम्पोनेंट बना रहे हैं तो उसको सेमीकंडक्टर से भी बहुत सारे कंपनीज को ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिकॉज लैम हो गया या अप्लाइड हो गया, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा, दीज आर सेमीकंडक्टर कंपनीज, लार्ज सेमीकंडक्टर कंपनीज ग्लोबली, दे वांट टू सिक्योर अ लॉट ऑफ देयर सप्लाई चेन बिकॉज दे आर एक्सपैंडिंग रैपिडली। दे वांट टू सिक्योर अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर सप्लाई चेन फ्रॉम इंडिया, and because they think India is a very stable steady supply which they can get, which is very very important for them. तो अगर कोई कंपनी में आप सोचो कि एरोस्पेस भी अच्छा चल रहा है, सेमीकॉन के भी प्रोडक्ट्स वो दे सकता है, तो फिर तो ग्रोथ रेट काफ़ी हाई हो सकती है। तो वो
पर इनमें क्या देखना होता है कि ऑप्शनैलिटीज़ भी और क्या-क्या क्रिएट हो सकती है। कि अगर आपने एक कैपेबिलिटी बिल्टअप की, फिर आप उसका वॉलेट शेयर बढ़ा सकते हो क्या? अगर मैं कोई एयरक्राफ्ट में 1% दे रही हूँ, तो मैं उसका 2% कर सकती हूँ कोई भी ओके। तरीके से क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज़ है, तो उसने एक फ्लैप ट्रैक बीन्स जो विंग्स का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, तो मैं बोल रही थी कि वो सोल सप्लायर है कोई-कोई एयरबस के राइट। प्रोग्राम्स के लिए भी। तो अभी उसने डोर बनाना स्टार्ट किया। एंड कुणाल डोर भी ना ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऐसे डोर बना दिया, मतलब वो डोर इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल, आपको Right. इतने सारे कंपोनेंट्स उसमें डालने पड़ते हैं विच लुक्स लाइक अ फाइन इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको अप्रूवल लेना Correct. पड़ता है। और उन्होंने इतना एंटर करके अभी वो डोर्स का उनका शिपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, एक हो भी गया है। तो वो उनका स्टेडी सप्लाई क्रिएट कर देता है कि ठीक है, ये प्रोग्राम में जो भी एयरबस की आ रही है, तो मेरे लिए एक बिजनेस बहुत ईयर्स के लिए अब क्रिएट हो गया, मेरे को नेक्स्ट मॉडल में मिलेगा, तो मेरा वो एक बोनांजा हो जाएगा। फिर मैं अगर ड्रोन्स डेवलप कर रहा हूँ, इफ दैट क्लिक्स, तो फिर स्केलेबिलिटी अनदर लेवल पे चली जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी अनदर लेवल पे चली जाएगी। तो दीज आर नॉट वेरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस, दीज आर लॉन्ग टर्म बिजनेस, बिकॉज देयर कैन बी हिकअप, बिकॉज एयरबस को बहुत जगह से सोर्स करना है, तो कभी आपकी शिपमेंट कोई क्वार्टर में जाएगी, कभी कोई क्वार्टर में जाएगी। पर जब मैं बैंगलोर विजिट की ना बहुत सारी कंपनीज को, somebody is making engine parts, somebody is making wire, somebody is making doors, somebody is making other things, तो कोहिशन में अगर सब कंपनीज ये बोल रही हैं कि हमें को बहुत एक्साइटमेंट है कि हम लोग को बहुत ऑर्डर मिल रहा है, इट इज नॉट समथिंग दैट ओनली वन कंपनी इज टेलिंग कि मेरे को ऑर्डर मिल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर सेइंग कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है, बस हमको ये देखना चाहिए कि एग्जीक्यूट कौन कर सकता है। ऑर्डर आ गया तो ठीक है, पर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, राइट? तो वो कोई कर सकता है क्या? तो वो वाला एक इम्पैक्ट होता है कि इसमें आप ये नहीं देख सकते एरोस्पेस पर्टिकुलरली में कि कोई आपका 50% का ग्रोथ एक साथ आ जाए, कभी कोई एग्जीक्यूशन साइकिल में आ भी जाए, पर बट एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है कि इंडिया की तरफ ये बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है। वंस इट बिकम स्टेबल देन इट बिकम्स अ वेरी गुड बिजनेस। और जो दूसरे ऑप्शनैलिटीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर अगर कोई कंपनी में मिल रहा है, तो वो एक अच्छा ट्रेंड है कि यू नो इट कैन टर्न आउट टू बी रियली इंटरेस्टिंग विद दिस। तो वैसे ये काफ़ी तो इंटरेस्टिंग। इसमें टू समराइज कि जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री है, दो ये इंडस्ट्री बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, सप्लाई चेन्स ग्लोबली है, बट वो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं कोई रीजन से डिसरप्ट हुई, उसका वो कारण की वजह से वो इंडिया आने लगी। इंडिया में और भी चीज़ें हेल्प कर रही है इस चीज़ को कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बिल्ट है, लेबर कॉस्ट सस्ता है, तो उसकी वजह से इंडिया शिफ्ट होने लगी। इसलिए इंडिया अभी वो इफ यू गो बैक टू द चार्ट, प्रेगमेंटेसिस के फेज में आ जाता है इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, करेक्ट? एंड लाइकवाइज तो ये तो एक पार्ट हो गया। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी बिजनेस के लिए, तो मैनेजमेंट से आप जब मिलते हो तो आपको एग्जीक्यूशन बेटर समझ में आता है, या फिर पेन पेपर से आप घर पे जब पढ़ रहे हो, ऑफिस में पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ जाता है वो? मैनेजमेंट से मिलके बहुत कॉन्फिडेंस आता है ऑनेस्टली कि हाउ डज द मैनेजमेंट टॉक, व्हाट ही थिंक्स ऑफ द बिजनेस, अ लॉट मोर ऑन द क्वालिटेटिव साइड में। जब भी किसी से मिलती हूँ ना, तो मैं ये नहीं पूछती कि आपका नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ कितना होगा। दैट इज़ आर वर्क टू फ्रैंकली एनालाइज इफ दिस कंपनी कैन डू इट और नॉट, बिकॉज मैनेजमेंट तो उन किसी को भी नहीं पता। आपको पता है कि आपके अपसर्ज में आज इतने वीडियोस होके आपके इतने सब्सक्राइबर, नोबडी नोज, राइट? वो सिर्फ एफर्ट्स होता है, कंसिस्टेंसी होती है, राइट? बट एवरीबडी हैज़ दिस थिंग इन माइंड कि इतना तो हो जाएगा, ऑर्डर बुक के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप मैनेजमेंट से मिलके उनके वे ऑफ वर्किंग, द वे ही थिंक्स ऑफ द बिजनेस, द वे ही एनालाइजेस थिंग्स, और वो बड़ा क्या सोचते हैं ना कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, स्केल कैसे करेंगे, वो सब आपके क्वेश्चंस में, डिस्कशन में अगर वो चीज़ें आपको बेटर पता चल जाए, तो इट गिव्स अ यू नो इट हेल्प्स यू अ लॉट दैट ओके वेग नहीं हो जाता है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक्सटेल इंडस्ट्रीज करके है, ठीक है? सो आई फाउंड दिस कंपनी टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी कि दे आर मेकिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट कन्फेक्शनरी इक्विपमेंट एंड स्पाइस इक्विपमेंट, कि किसी को स्पाइसेस बनाना है तो वो इसका प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, किसी को चॉकलेट बनाना है तो फिर वो लोग चॉकलेट के लिए, तो दे आर द नंबर 1 प्लेयर्स इन दिस। तो
तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है कि क्योंकि यूरोप से अगर आप ले रहे हो तो आपका 40% कॉस्ट चीप महंगा होता है, यहाँ पे अगर एक्सटेल से ले रहे हो तो उतना सस्ता पड़ेगा Okay. आपको, फॉर एग्जांपल, ठीक है। Got it. तो अभी मैं देख रही थी कि मॉन्डेलाज, नेस्ले सब लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, बट इन्फॉर्मेशन इतनी कम है मेरे को इसकी, और मेरे को नहीं पता चल रहा था कि कितनी फॉर एग्जांपल स्केलेबिलिटी आ सकती है ये बिजनेस में अभी गोइंग फॉरवर्ड। पर मेरे को कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से एक्सपो में फीडबैक लिया कि कि कैसा ये कंपनी का फीडबैक क्या है, बिकॉज यू आर न्यू टू द कंपनी, आप इनके साथ आप काम करते हो, अभी इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी है। तो अभी फूड स्पाइस और ये वाली इंडस्ट्री तो नॉर्मल रेट पे ग्रो हो रही है, पर आप ऐसे तो सोच सकते हो कि मॉन्डेलाज अगर इतना एक्सपेंशन कर रहा है, नेस्ले कर रहा है, तो फिर पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि कैपेबिलिटी इज़ वेरी वेरी गुड, मार्जिन एक्सपेंशन बहुत हो सकता है, पर आपको एंड यूजर इंडस्ट्री की ना थोड़ी सी वेरिएबिलिटी डिफिकल्ट होती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन सी ऑल इन डे आउट, बिकॉज देर आर फ्यू कंपनीज हु आर ग्रोइंग एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेज कि अभी कितना एक्सपेंशन आ रहा है। फिर चॉकलेट प्राइसेस भी बढ़ गए तो उसका प्रॉब्लम केपेक्स डेफर होने लग गया। तो कभी कभी क्या होता है, एंड यूजर इंडस्ट्री की भी वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है ना, तो यू कैन नॉट टेक वेरी हाई एलोकेशन इन दो स्टॉक्स, फॉर एग्जाम्पल। बट आप कहीं पे भी बात करोगे ना उसके प्रोडक्ट्स की, नोबडी डज, एंड दे हैव गिवन सच गुड कस्टमर सर्विसेज बिकॉज विच नोबडी एल्स गिव्स, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फटाफट कस्टमर आके, एंड दिस फीडबैक वी हैव टेकन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक समवन हु वर्क्स एट मॉन्डेलाज, कि आप एक्सटेल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, वेरी गुड फीडबैक वी गॉट ऑफ द कंपनी। बट एज एन इन्वेस्टर मैं सिर्फ कैपेबिलिटी पे तो नहीं कर सकती ना कि किसी ने मार्केट शेयर बहुत अच्छा गेन किया, मेरे को तो ये देखना है कि इंडस्ट्री की वेरिएबिलिटी मेरे अंडरस्टैंडिंग में कितनी आ सकती है, बिकॉज आई कांट कीप टुडे एंड देन वेट फॉर 10 years कि कभी ना कभी तो आएगी, एंड देयर आर अदर लॉट ऑफ वेरिएबिलिटीज। तो देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे मेरे पास अगर कोई एनर्जी ट्रांजिशन वाला प्ले है तो मेरे को पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स का डिमांड इंक्रीज हो ही रहा है, तो 10 players विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस, कि सबको काम आ रहा है। पर यहाँ पे मेरे को नहीं पता चल रहा था ये चीज़, करेक्ट। तो फिर मेरा सब ऑपरेटिंग डीलेवरेज हो जाएगा ना अगर नहीं आएगा तो। एंड वो एंटरिंग एट द राइट टाइम आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। जैसे सोलार की आपने बात की तो 15-20 साल से था ही, बट 5 साल पहले एंटर किया हुआ ही कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देता। हाँ, मतलब nobody can predict the exact time, but somewhere if we can get to know that okay this is the trend which can adopt, maybe अपन को 6-8 months तक वेट करना पड़ सकता है कि थोड़ा टाइम बाद मे बी एक्सेलरेट हो, बट थोड़े से वेरिएबल्स इफ़ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, जैसे इसमें मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आ रही थी कि थोड़े केपेक्स डेफर भी हो सकते हैं। आई डोंट नो हाउ स्पाइस इंडस्ट्री विल, I was just hearing lot of expansions are happening, but I was unable to gauge कि कितना हो सकता है, राइट। तो मेरे को अगर खुद के में एक्स्ट्रापोलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आई थॉट दैट राइट नाउ then it cannot be a very high allocator, not a very high allocation or no allocation, मतलब उस रेंज में चले जाता है वो, करेक्ट। but you have like little bit idea, then you think it is a small market cap, 40% market share, leader है, capex तो हो ही रहा है, तो let's give it a try. That's why you learn also about things, and if you don't invest and take a smaller allocation also, तो मैं आपको ये अभी framework नहीं बता पाती कि, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको एक लर्निंग बता सकती हूँ ना, अगर मैंने नहीं लिया होता तो मैं आपको लर्निंग भी नहीं बता सकती थी, कि फिर तो हवा में हो जाता है। करेक्ट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपने जैसे ये कंपनी के बारे में बात की, आपको पता कैसे चला कि आपको ये कंपनी पढ़नी चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? मतलब आपको ये कंपनी के बारे में किसने बताया? 5000 कंपनियां टोटल इंडियन मार्केट्स में जो लिस्टेड है, और आप अनलिस्टेड भी देखते हो, तो ये कंपनी आपको पढ़नी है, ये कैसे पता चला? ये वाली तो जैसे हम लोग ना बहुत टाइम से ट्रैक करते थे, बहुत ईयर्स से ट्रैक भी करते थे कि रिजल्ट सीजन जब चालू होता है तब अपन देखते रहते थे। कोई स्पाइस प्लेयर ने भी हम लोग को एक बार रेकमेंड किया था कि ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनाती है, तो वो किया। फिर जैसे मैं एलिकॉन के लिए बता रही थी ना कि कोविड के बाद कैसे इंजीनियरिंग गुड्स लोकली, तो वन ऑफ द रीजन वाज दिस आल्सो कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू ट्रस्ट लोकल प्रोडक्ट्स आल्सो। अभी एक्सटेल कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना है, बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता था कि मैं अपना यूरोपियन मशीन ही लेके आऊँ, क्योंकि वो मशीन बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो फिर वो एक फिनोमिनन था उस समय पे कि अब इंडिया के भी लोग इंडिया की मशीन्स भी प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन प्रॉब्लम, एंड पीपल हैव रियलाइज्ड कि सीमेंस का ग्लो अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तो और इंडिया का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एंड प्रोडक्ट क्वालिटी डजंट डिफरेंशिएट अ लॉट फॉर एग्जांपल. तो वो लोग ने, मेरे को लगा कि उस समय पे रियलाइज भी होगा. फिर एक क्वार्टर जब नंबर अच्छा आते देन यू गेट एक्साइटेड ऑल्सो कि नाउ चलो अभी क्या पता ट्रेंड पिक हो रहा है, क्योंकि स्पाइस इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जा रही है. लॉट ऑफ अपग्रेडेशंस विल बी रिक्वायर्ड एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट, ये तो मेरे को पता था कि ये लोग का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर स्पाइस इंडस्ट्री में अगर है तो दीज गाइज आर द बेस्ट एट इट. तो वो एंगल से ऐसा लग रहा था कि पिकअप कर सकता है. तो लॉट ऑफ आइडिएशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम रिजल्ट्स, कि कभी कुछ अच्छा ट्रेंड दिख जाए देन यू डिग डाउन डीप. सो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि आप ऑलमोस्ट सभी कंपनियों का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स चेक करते हो, एटलीस्ट इन ओवरव्यू देखते हो कि क्या कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा ट्रेंड आ रहा है, and उसके बाद यू डिग इन डीपर. या फिर एक वन ऑफ द वेज, यस, और कैन बी एक दिस. बहुत तरीके ये भी हो जाते हैं कि आप इतने सारे मैनेजमेंट से मिलते हो तो वो मैनेजमेंट दूसरे कंपनी के बारे में बताता है, प्लस और इन्वेस्टर्स से मिलते हो और वो इन्वेस्टर्स भी आपको दूसरे अभी स्टॉक्स के आपको बारे में लगेगा बताते हैं. हाँ कोई अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को, अभी कोई पाइप कंपनी वो पीबी को बहुत ज़्यादा दे रही है, या कोई भी एक्सवाइजेड इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री को ज़्यादा दे रही है, तो आपको लगेगा कि अच्छा इससे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है. व्हेन यू टॉक टू देम देन you dig down on that industry. If you want to do it, not want to do it, that's another thing. तो बेसिकली द फ्रेमवर्क इज कि आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि हाई ग्रोथ सेक्टर अपन कैसे पिक कर सकते हैं, हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन दैट टोर्नेडो फेज ऑफ द हाई ग्रोथ सेक्टर, एंड विच ट्रेंड इज दैट स्ट्रक्चरल. फॉर एग्जांपल, एंड इट कुड बी अ B2C ट्रेंड, B2B ट्रेंड, कुछ भी हो सकता है. B2C ट्रेंड तो इट हैज चेंज सो मच राइट नाउ. इफ यू सी बहुत सारी ब्रांड्स है जो अपन सोचते थे कि बचपन से अपन यही सोच रहे हैं कि चलो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अभी कोई भी कंपनी का. नाउ विद ब्लिंकिट एंड क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स दैट मोट हैज डिमिनिश्ड अ लॉट. तो अभी वो नेटवर्क इज नॉट द मोट. पहले प्रोडक्ट के साथ नेटवर्क भी बहुत मोट होता था कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दैट्स हाउ वी प्लेड मिसेस बेक्टर ऑल्सो लॉन्ग टाइम बैक. तो at Page Industries, Jockey is the largest one, we say ki. But now what is happening, new age brands are coming up and creating their own digital distribution, which is changing the way, because those legacy brands might not be that because they have built the brand since last 20-25 years. And sometimes if we ask our parents to change a bit, it's difficult, right? Because they have aged so much. So it's same thing, if company has done something for 25-30 years, might be the startups can change the industry a lot. अभी इस पूरे प्रोसेस में जैसे एक आपने बहुत बार वर्ड यूज किया सप्लाई चेन, वैल्यू चेन. तो फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री लेते हैं, अगर हम AI की बात करते हैं तो AI में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसका भी एक सप्लाई चेन है कि ये बनता है तो ये बनता है, ये बनता है तो ये बनता है. ऑफ द कैमरा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टेक्सटाइल्स में भी आप एक सप्लाई चेन देखते हो. अब सप्लाई चेन में तो 10 लोग अलग अलग काम करते हैं, 10 मैन्युफैक्चरर अलग अलग जुड़ जाते हैं. तो मैं अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ये इंडस्ट्री में, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि हाँ पूरे वैल्यू चेन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर या फिर सबसे हाई मार्जिन या सबसे हाई ग्रोथ बिजनेस पूरे प्रोसेस में 4th प्रोसेस या 5th प्रोसेस है, एंड मैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट करूँ. वो आइडेंटिफाई या वो वैल्यू चेन आप कैसे बनाते हो और कैसे पूरे वैल्यू चेन में पिक करते हो कि हाँ ये बिजनेस पर्टिकुलरली मुझे इन्वेस्ट करना है इसमें. So Kunal, one thing which has changed a lot, post COVID and post the Russia-Ukraine war, and now the current war which is going. So what has changed is people have become, कि supply chain मेरी बहुत resilient होनी चाहिए. Now people used to prefer that, pre-COVID era, what was the thing that, globalization, low cost sourcing, China was a manufacturing hub, और मेरे को कैसे भी करके प्रोडक्ट थोड़ा लो कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर करना है, एंड दैट वाज द थिंग, राइट. एंड व्हेन कोविड हिट, तो सबसे जो आप टेक्सटाइल्स के लिए पूछ रहे हो ना, तो सबसे द इंडस्ट्री हैज़ बीन देयर सिंस एजेस. ऐसा नहीं है ना कि कोई नया इंडस्ट्री आया. फॉर अस इट्स द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर. वी हैव बीन फोकसिंग अ लॉट ऑन दिस इंडस्ट्री. बट हम लोग
कॉटन में हम लोग हमेशा से रहे हैं, पर जो ट्रेंड एक्सेलरेट करता है ना कि सब लोग लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन में जाना चाह रहे थे, तो चाइना का हमेशा हर कंट्री में, यूएस हो या यूरोप हो, हमेशा सबसे हायर मार्केट शेयर रहा है. वी हैव नॉट बीन एबल टू कॉम्पीट विद देम. इन्हीं पॉलिसी, फिर कोविड आया, तो सब लोगों को लगा कि हम लोग तो मेजर चाइना से ले रहे थे, अब हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, तो सप्लाई चेन कंसोलिडेशन हुआ. यूएस ने बोला कि मेरे को जिंगजियांग रीजन से वो टाइम पे कि कुछ भी कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से कुछ गारमेंट बन रहा है, तो मेरे को नहीं चाहिए. ठीक है. तो अब वो जब सप्लाई चेन जब प्रॉब्लम में आया, देन पीपल रियलाइज्ड कि मेरे को तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए. आपका भी एक स्टॉक काम नहीं करता है अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, तो फिर यू थिंक ना कि चलो अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लेता हूँ. तो दैट्स वेयर पीपल रियलाइज्ड कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन country for their supply, because this is creating catastrophic problems. नाउ तो नेक्स्ट बेस्ट कौन होएगा. अब लोगों ने रियलाइज किया कि अब नेक्स्ट सप्लाई चेन कहाँ पे डेवलप करनी चाहिए. तो इंडिया इज़ द नेक्स्ट बेस्ट, बिकॉज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपन के बहुत, जो अपन इकोनॉमिक्स में भी रीड करते हैं कि लेबर एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. Plus, we have the entire ecosystem in cotton. We are the cotton growing nation. We are cotton surplus nation. फिर वहाँ से कॉटन के बाद कॉटन का होता है जिनिंग. ठीक है. तो अगर आप जिनिंग भी देखोगे ना, तो दिस इज अ प्रोसेस विच नोबडी रियली ऐसे टॉक्स अबाउट, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक अ स्टैंड अलोन एक्टिविटी. बट इधर मैं हाईलाइट करूँगी कि देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड बजाज स्टील. Steel. Okay. So this company manufactures ginning machines from India, and they have the largest market share globally. और अगर किसी को ये फेज आता है ना, this is not somewhere I'm not recommend, and all these companies discussed in here are just for recommendation, just for education purpose, no recommendation. सॉरी. तो जिनिंग जो जैसे यहाँ पे इतना डिमांड सप्लाई का अभी इशू नहीं है, पर जैसे लार्ज केपेक्स होता है ना, तब आपको जिनिंग मशीन्स भी लगानी पड़ेगी. सो दिस इज द कंपनी ग्लोबली फ्रॉम इंडिया हैज गेन्ड ह्यूमंगस मार्केट शेयर एंड लव फॉर देयर जिनिंग मशीन विच दे हैव क्रैक्ड वेरी वेल. फिर उसके बाद क्या होता है, आपका यान बनता है, विच इज बेसिकली स्पिनिंग. ठीक है. स्पिनिंग प्रोसेस होता है. तो स्पिनिंग के बाद आपने वो यान मतलब धागा, तो अब थ्रेड बना दिया. अब वो थ्रेड इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्ले वेयर इंडिया इज अगेन वेरी कॉम्पिटिटिव. अपन का 10-11% ग्लोबली मार्केट शेयर है इन कॉटन यान. और यहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क नहीं है, बट इट इज हाईली केपेक्स इंटेंसिव, एंड प्लस इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव. तो आप समझ लो कि ये कमोडिटी है. आपने कॉटन लिया, कॉटन से आपने यान बनाया, तो इट इज हाईली कमोडिटाइज्ड इन नेचर. फिर अपन यान से बनता है आपका फैब्रिक. ठीक है. फैब्रिक बेसिकली बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्रॉम सूरत एंड योर बिजनेस इज ऑल्सो इनटू दिस, तो अपन देखेंगे कि बहुत सारे लोग फैब्रिक्स बनाते हैं और फ्रैगमेंटेड यूनिट्स हैं. तो अगर कोई भी चीज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत हाई प्राइस कमांड नहीं कर सकते, बिकॉज सप्लाई ज़्यादा है. एंड इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज मार्केट, वेरी स्मॉल यूनिट्स, बिकॉज यहाँ पे केपेक्स ज़्यादा नहीं लगता, तो बहुत सारे यूनिट्स लग गए हैं. और यान में केपेक्स इंटेंसिव है, तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे केपेक्स आते रहता है. तो फैब्रिक के बाद आपने वो ग्रे फैब्रिक बना दिया, फिर आपको उसको कलर कराना है, डाइंग कराओगे, तो वो वहाँ पे प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको. ठीक है. तो फैब्रिक से जाएगा प्रोसेसिंग. ठीक है. फिर प्रोसेसिंग के बाद आपका फैब्रिक बन गया. अब उससे आप डिपेंड करें आप कौन सी नीड के लिए बना रहे हो. तो आपने यू मेक इट फॉर गारमेंट्स, or you can do it for home textiles, or you can make garments basically for men, for women, for kids, anything, right? Any apparel you can make. And home textiles, for example, and home textiles is generally cotton based preferred, because we use sleep on that and everything. तो hygienic purpose के लिए भी आप वही prefer करते हो. तो जनरली क्या होता है कि इसमें, एंड होम टेक्सटाइल्स इफ वी आर सीइंग, वी हैव 50-55% मार्केट शेयर इन द US. Of home textiles finished from products. India. Yes. Like we in terms of bed linen, in terms of TOB, in terms of, so those are basically home textiles, and bed sheets and all, we have a very very good market share there. So अब क्या हो रहा था इसमें कि अब आप जो बोल रहे थे ना कि how do you pick up things. जैसे फैब्रिक तो फॉर एग्जांपल रोल आउट हो गया, क्योंकि आपने कहा वहाँ पे
पावर ही नहीं है इनके पास, ना बार्गेनिंग पावर। क्योंकि बहुत सारी बहुत सप्लाई है, सारे तो हैं, इफ यू correct. जस्ट वांट टू, इन एब्सोल्यूट टर्म्स businesses might be doing very well, but for us, you want a very high Correct. return, where you can create a Correct. higher return. So maybe we can rule out that Fabric as a rule out हो segment, गया. for example. But then if you want to choose, for example, yarn, okay, now if we talk about yarn is commoditized in nature. So Okay. you will have to, your delta will be created when the spreads improve. Correct. Otherwise, अगर सब कुछ steady चल रहा है, then your margins will not improve, right? And it is a very, and it is a cyclical, so you need to manage your timings also very well. कि when spreads are getting to improve, because it's not like a longer term play that you can maybe do Correct. it today and then forget it and sell it later, because the returns can be really fluctuating here. So you need to time those things better. So, but otherwise if you see the whole industry, so जब मैं आपको चाइना वाला सिनेरियो बता रही थी, तो उससे क्या हो रहा था कि सप्लाई चेन इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है. अब यूएस एंड यूरोप, they cannot manufacture Correct. garments because it's highly labor intensive. Stitching units लग रहे हैं. Correct. उनको तो viability नहीं आएगी, तो वो लोग को तो कहीं से सारी ब्रांड्स को सोच करना पड़ेगा, तो वो लोग इंडिया बोल रहे हैं. अब इंडिया में क्या हो रहा है कि गारमेंटिंग यूनिट्स का इतना ज़्यादा केपेक्स था नहीं पैसे पहले, अब जाके धीरे धीरे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ टेक्सटाइल पार्क गेटिंग सेटअप, एंड गारमेंट इन द होल स्पेस is the lowest capex one. Okay. As an industry, if you want to scale up, you can scale it up fast also. So what was happening at that point of time is that कि सब ब्रांड्स आ रही हैं कि चलो अभी हम लोग को नेक्स्ट सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करनी है. दैट्स व्हाई कंपनीज स्टार्टेड टू ग्रो. तो फोकस क्या रहा कि डोमेस्टिक कंपनीज, बट द मेजॉरिटी रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स. Okay. Because that's where the market is growing up. Idhar wala market is very, very competitive. If somebody can export, that's where the competitive advantage for us had. So that's where we were thinking ki if garment players like, for example, Gokaldas Exports, at that point of time, it was coming out of, restructuring, and Siva joined, who is the finest entrepreneur in the textile industry I've ever seen in terms of his guidance of the industry, view of the industry, his execution capabilities. तो जब ये इंडस्ट्री आइडेंटिफाई किया ना, तब ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अपन ने वी हैव ग्रोन अप सीइंग दिस, एंड when you see everything, all the years, you have very less this thing कि भी अच्छा कर सकता है क्या. तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि चलो, दिस ब्रांड इज मेकिंग फॉर कैल्विन क्लेन, दिस कंपनी इज ऑल्सो मेकिंग फॉर कैल्विन क्लेन, फॉर एग्जाम्पल, देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि विच कंपनी टू look at, then how will my delta. So basically then I realized that people who have, so that's where the entrepreneur skills come in. People who can scale the business rapidly, people who can execute and operate efficiently, because यहाँ पे 1% margin will make a lot of difference in terms of you onboarding the customer also, and in you terms generating good EBITDAs also. And how the relationship with customers are in terms of getting onboarded, because if you want to onboard a good customer, then customers like Gap, it takes around 2 to 3 years, 2.5 years type of time horizon कि आपको लग जाता है उनको onboard करने में. They'll give you one pilot project, they'll audit your, because US have stringent norms, तो वो लोग को उतना time लग जाता है. And then once the order starts coming in, so any brand who wants to get associate, they want scale also. तो धीरे धीरे scale built up होता है. तो अगर ये 3-4 फैक्टर्स कोई कंपनी कर लेती है कि एग्जीक्यूट और एक्सपैंड बहुत फास्ट कर सकती है, अगर, क्योंकि आपको केपेक्स तो करते रहना पड़ेगा, आपको ट्रेंड अगर ग्रोथ करते रहना है, तो वो चीज़ पे ऐसा लगता है कि अभी ये जो पहले अपन सिर्फ यूएस को ही देते थे, तो वो अब चेंज हो रहा है, क्योंकि ईयू और यूके में एफटीए हो गया है, तो यूके को हम दे नहीं पा, उस वो वाले रीजन में हम दे नहीं पाते थे, बिकॉज वी हैड 9% 10% टैरिफ, right? And this is a huge tariff which is to become very competitive then compared to Bangladesh or Vietnam. अब दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है कि वियतनाम में बेसिक गारमेंट्स बन नहीं रहे हैं because capacities are not getting expanded, wage cost has increased tremendously as compared to India, and people want either their complex garments are getting manufactured or people are moving to other value added services. So a lot of supply chain is again not going to Vietnam.
देन कमिंग टू बांग्लादेश, बट बांग्लादेश में भी बहुत जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चलती रहती है, स्ट्राइक्स हो जाती है, Correct. तो स्टेबल सप्लाई नहीं आती. तो एवरीबडी वांट्स टू हैव 2-3 सप्लायर्स टुगेदर, एंड दैट्स वेयर यू नो दिस ट्रेंड बिकम्स, बिकॉज अभी तक हम लोग सिर्फ यूएस मार्केट को ये कंपनीज दे पाती थी. 5% रेवेन्यू इफ इट इज कमिंग फ्रॉम यूरोप और यूके was very small, and now with FTA going, people, because they are very happy with the kind of services that and kind of supply, because आपको लीड टाइम बहुत फास्ट मैनेज करना पड़ता है. अगर कोई ब्रांड को कर दिया तो उनको तो ओके है. Correct. तो अगर वो वहाँ पे कर दिया तो दिस इज समथिंग विच यू नो $100 billion मार्केट अगेन विल Right. ओपन अप फॉर यूरोप, देन यूके इज अनदर मार्केट. Correct. तो अभी तो आप देखोगे कि बोनांजा इम्पैक्ट आ जाएगा कि कितना बड़ा मार्केट अपन के लिए ओपन हो गया है. तो ये पूरे प्रोसेस में जैसे 1 और 2 प्रोसेस हमने एलिमिनेट किए कि यहाँ पे वैल्यू नहीं क्रिएट हो सकता है, कम क्रिएट होगा फॉर दैट मैटर. गारमेंटिंग एक ऐसा था जहाँ पे थिंग्स वर्क आउट वेरी वेल, तो वैल्यू क्रिएट बहुत अच्छे से हो सकता है. वैसे ही गिनिंग एक जो मशीन जो कॉटन के लिए बनाता है, वहाँ पे थोड़ा वैल्यू क्रिएशन में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो that will depend on the capex. on If the there is capex, capex yes. happening on that side, then these companies can definitely benefit because they have a larger market share. Correct. And now what if, जैसे हम पढ़ पा रहे हैं ये पूरी चीज मार्केट में भी, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोग जो ये पढ़ पा रहे हैं. Correct. व्हाट इफ लोगों ने इस चीज को ऑलरेडी प्राइस में, वैल्यू में लेके आ गए हैं, और अगर अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो मैं लेट हो गया फॉर एग्जांपल, सो आई माइट एंड अप बाइंग अ वेरी गुड बिजनेस विच इज एट अ वेरी गुड स्टेज, बट उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सोर हो गया. फॉर एग्जांपल बहुत बार हम लोग डिस्कस करते रहते हैं इन्फोसिस, अगर किसी ने 1999.com बबल से जस्ट पहले लिया होता तो उसका केगर सिंगल डिजिट में रहता, और अभी तो सिंस आफ्टर द आईटी क्रैश वो सिंगल डिजिट से थोड़ा और कम हो जाता. तो व्हाट इफ इट्स अ गुड बिजनेस, बट मैं यहाँ पे गवर्नमेंटिंग के बिजनेस में भी लेट एंटर कर रहा हूँ, लेट पैसा डाल रहा हूँ, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि राइट समय पे मैं एंटर कर रहा हूँ? देखो, इट डिपेंड्स. आई मीन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं देखने के लिए कि ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, हाउ, like if you're investing in any company and you're at a particular valuation, because सबको तो ऐसा नहीं होगा ना कि you will be able to identify at a later, earlier stage only. You will identify at mid stage. Sometimes you see you have missed the trend also. तो mid stage में क्या होएगा कि आपको ये कैसे देखना चाहिए कि what is the growth potential that you see for next 3 years for example. ठीक है, अगर आपका वो वैल्यूएशन के बाद आपको ऑप्शनैलिटी दिख रही है 3 इयर्स तक, आपको लग रहा है कि चलो एक बार, क्योंकि आपको वो 25 मीटर्स का तो एक बार देखना पड़ेगा, फिर ही आपको 25 मीटर्स पहुंच के पता चलेगा कि अच्छा और कितनी टेलविंड है, और कितने, आप यहाँ से 10 इयर्स तो नहीं प्रोजेक्ट कर सकते. तो इफ यू सी दैट you should have, if you are entering, if you think the valuation right now is a little high, but the growth potential is, you know, there can 3 years the company can grow and then optionalities can come up, then maybe you know you can still think कि मेरे पास अभी लीवे है ग्रोथ का, सस्टेनेबिलिटी है ग्रोथ में, तो maybe it can fare out well. But if you think that you know you right now also you're paying a higher valuation, but you don't have any kind of visibility that beyond 2-3 years वो grow कर सकता है क्या, if you don't have that kind of, and numbers can fizzle out also for some time, then it will derate and derate. But lot of you know, there are factors depending on this. If the business is easily replaceable or there is low entry barrier in the business, then to you know, valuations will derate very fast, because in any commodity if the supply is coming in very fast, for example PB as an industry, right? So PB, which is a pre-engineered board building business, so if, because that was at a 3, 4, 5 years down the line, it was at a very nascent stage, people were shifting to this trend because it was faster, cost advantages. But it's not somewhere that, you know, if something is picking up, then new capex will also come in, and then you'll have to start taking projects at a little lower margins also, comparatively, depending on the industry scenario, right? And if you are not entering these industries at a nascent stage, and if you're entering at a little higher stage, आपको growth दिखेगी उसमें. आपको PB का तो इंफ्रा तो नहीं अभी ऐसा हो रहा है ना कि कम हो जाएगा, अभी वो तो अपन का तो कंट्री इंफ्रा डेफिसिट है, but there are so many players who are coming and taking the part of the profit pool. तो आपका सिर्फ ग्रोथ होते रहेगा सेल्स में, पर आपका री-रेटिंग वाला फिनोमिनन चला जाएगा, बिकॉज देयर आर वेरी मोर नंबर ऑफ पीपल हु हैव कम इन एंड
बी टेकन अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट पूल. ऐसा नहीं है लीडर के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पूल Correct. रह रहा है, सब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. करेक्ट. तो वो अगर इंडस्ट्रीज वैसी वाली सिनेरियो पे रहती है, मेरे को नहीं ऐसा नहीं है कि कोई ग्रोथ कम हो जाएगी, बट आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट शायद कम हो Correct. जाए उसमें. तो Correct. वो इंडस्ट्रीज है, तो फिर आई थिंक यू शुड गिव मल्टीपल दैट वेज. अगर बहुत ही हाई एंट्री बैरियर बिजनेस है, बहुत साल लग जाते हैं कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने में, या इट इज़ वेरी केपेक्स इंटेंसिव, देन यू कैन मे बी गिव अ हायर मल्टीपल. बट if you are paying a very high valuation just at the start and getting FOMO that you're not invested in the trend, then you should not do it. सो फॉर द व्यूअर्स, हम लोग बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, री रेटिंग. उसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी 10 का EPS बनाती है, तो मार्केट में उसको 100 रुपये का प्राइस मिल रहा है. ऑलराइट. अब वही कंपनी जब 20 रुपये का से फॉर एग्जाम्पल EPS बनाती है और बहुत जल्दी बना लिया, तो उसका प्राइस 10 गुना से नहीं ज़्यादा दिखेगा मार्केट में, रादर 20 गुना से ज़्यादा दिखेगा, 400 दिख जाएगा. तो देखिए अर्निंग्स केवल 10 की 20 हुई, डबल हुई, बट जो शेयर प्राइस है वो 4 गुना हो गया. वो 4 गुना क्यों हुआ? क्योंकि मुझे 2 गुना मिला अर्निंग से और बाकी का 2 गुना मिला री रेटिंग से, कि अब मैं एज ए मार्केट इस पर्टिकुलर कंपनी की अर्निंग्स को ज़्यादा वैल्यू कर रहा हूँ, ज़्यादा रेट कर रहा हूँ, उसको मैं ज़्यादा भाव दे रहा हूँ. ऐसे समझ लो कि अब भाई 1 रुपये कमा रहा है, तेरा 1 रुपये को अब मैं पहले 10 रुपये का वैल्यू देता था, अब मैं उसको 20 रुपये दे रहा हूँ. सो दैट इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पी री रेटिंग. तो जो गुंजन ने अभी एक्सप्लेन किया, बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब ये ग्रोथ फेज चालू होता है बहुत अच्छा, तो 2 जगह से पैसा बनता है एज एन इन्वेस्टर. कहाँ से बनता है? पहला कि एक तो कंपनी ग्रो कर रही है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है. ठीक है, वो एक सिंपल लॉजिक हुआ. साथ में प्राइस और तेजी से बढ़ता है जिससे अर्निंग्स बढ़ती है, क्योंकि री रेटिंग हो जाती है. तो इसलिए वो मल्टी बैगर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए वो वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है. पूरे बिजनेस में गुंजन हमने अभी तक से फॉर एग्जांपल 8-10 अलग अलग बिजनेसेस की थोड़ी थोड़ी बात की, टेक्सटाइल्स की थोड़ी सी ज़्यादा की, एरोस्पेस की थोड़ी सी ज़्यादा की. अब मैं मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के पॉइंट पे आया हूँ कि मैंने 15 एक ट्रेंड देख लिए, 10 एक इंडस्ट्री समझ ली. तो जब मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो कितने स्टॉक डालूँ, कितनी कंपनियाँ डालूँ, कितनी इंडस्ट्री डालूँ, कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करूँ वो वाला पार्ट. राइट. तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपने ऑफ व्हाट जैसे 2020-21 का टाइम था, ठीक है, तो मेरे को टेक्सटाइल्स फॉर एग्जांपल इंटरेस्टिंग लगा. अभी भी टेक्सटाइल्स बहुत इंटरेस्टिंग है. राइट नाउ वॉर हैज क्रिएटेड दैट मे बी स्प्रेड्स कैन इम्प्रूव फॉर yarn also, but generally the larger tailwind is for the garmenters or the home textiles. Correct. Right? But that time when we were analyzing the entire value chain, then we were thinking कि yarn spreads are also improving because there was this cut in supply. अगर कहीं supply कम हो रहा है, आपका demand increase हो रहा है, your spreads will improve, right? So we can play through the basket approach. Okay. कि मैंने एक yarn का basket बनाया, मैंने एक garment player किया क्योंकि वो भी grow कर रहा है, and I've taken then maybe in one particular sector you can decide how much allocation you want to take, for example, and identify these mega trends, and then maybe allocate one to the textile sectors, and then maybe exit going forward. How the trend picks up, maybe you can do that. So this is one approach. For example, in energy transition, right? So first we started with solar install hota gaya, we played that, cell we played, module we can play because that's where the dynamics increased. फिर उसके बाद क्या हुआ कि सोलर अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपको पावर इवैक्यूएट करके अल्टीमेटली तो हमको यहाँ पे एज अ यूजर्स हम लोग को यूज़ करना है, तो जनरेटिंग साइट्स वहाँ पे. तो मैंने वहाँ से सोचा कि TND, तो बेसिकली जो ये वैल्यू चेन एनालिसिस है ना, कि अब मैंने इवैक्यूएट किया तो मेरे को लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मर, केबल, EPC प्लेयर्स, सब लोग का बिजनेस 10 साल से अच्छा नहीं कर रहा था, 12 साल से अच्छा नहीं कर रहा था. इंडिजिनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल ट्रेंड, तो चलो ये वाला प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो मैंने ऐसा नहीं है कि 4 ट्रांसफॉर्मर का कंपनी लेना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके यूनिवर्स में कौन बेटर कंपनी है. तो मैंने ट्रांसफॉर्मर लिया, मैंने केबल लिया, मैंने EPC प्लेयर लिया. दैट्स वेयर योर रिसर्च हेल्प्स, राइट? फिर डिस्ट्रीब्यूशन आया तो वी टुक एलोकेशन इन किम्बल, कि वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स का प्ले है, बिकॉज स्मार्ट मीटर रोल आउट इज हैपनिंग विच हैज़ नेवर हैपेंड. अभी सब कन्वेंशनल मीटर्स हैं, तो आपको सारे 25 करोड़ मीटर रिप्लेस करने हैं. तो दिस इज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज वेयर पीपल हैव डेवलप्ड, और ताकि आपका दीज प्लेस कम आउट. अब जाके ये पूरा ट्रांजिशन हो गया सोलर
यू नो राइट इज अ स्टोरी कि अब चलो अडॉप्शन तो हो ही गया, राइट अब बैटरी स्टोरेज आ रहा है एनर्जी ट्रांजिशन हम्म का, तो यू हैव टू फेज आउट अ लॉट ऑफ राइट एलोकेशन। जैसे सोलर में अभी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आने लग गई, तो आपको वो फेज आउट करना पड़ेगा। तो आप अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में जाओ, जो आपको लग रहा है एनर्जी स्टोरेज है, जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर है, मे बी इट कैन बी फास्टर देन सोलर मॉड्यूल ऑल्सो, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आर इंटरमिटेंसी की वजह से। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कैन बी, you know, because of all these scenarios, can be the communication part, which, you know, companies are making communication equipment, क्योंकि आपका ग्रिड में अगर ज़्यादा पावर आ जाता है ना रिन्यूएबल्स का, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रिड इनस्टेबल होने के चांसेस रहते हैं, राइट? क्योंकि अभी तक आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे थे ग्रिड के साथ, अब टू वे कम्युनिकेशन। very very interesting side of the business, which is very small market but very important, because अभी वॉर के बाद एनर्जी सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ थिंग, राइट? तो उसमें ऐसा हो रहा है कि आपका खुद का साइबर सिक्योरिटी, आपके पावर का आपके पास खुद के पास कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, वो भी मतलब कंपनीज, you know, like Valiant Communication, they have spent 10 years, for example, in developing the product, and now the time for them has come up when they can scale their business, because वो पूरे ग्रिड को आपस में बात करने के लिए, सबस्टेशन में बात करने के लिए, कि एक मिली सेकेंड का वो होता है कि अगर कोई भी फॉल्ट आया तो आपका पूरा प्लांट नहीं बंद होना चाहिए, आपका पूरा सबस्टेशन नहीं बंद होना चाहिए। तो वो उसके लिए आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं रिन्यूएबल्स के, तो वो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है, उसका इक्विपमेंट बनाता है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल फेजर मेजरमेंट या टेली प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो उधर से कुछ फॉल्ट डिटेक्ट हुआ तो वो राउटर के थ्रू ट्रैवल करेगा, राउटर से वो PMU बताएगा, फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट, तो वेरी दे हैव स्पेंट लाइक 19 crores ऑफ you know R&D, which is another way of identifying a stock again. तो coming which is very very interesting in terms of कि scale कैसे हो सकता है। तो जैसे अगर अपन ये चेन में ग्रेजुएट होते जाए ना, अगर कमिंग बैक टू द पोर्टफोलियो क्वेश्चन, तो एक जैसे टेक्सटाइल का आपने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, एरोस्पेस का एक ट्रेंड किया। अब एरोस्पेस में भी मुझे नहीं पता, मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स अभी डिस्कस किए, तो कौन सा कब पिक हो जाएगा। तो यू टेक अ बास्केट अप्रोच एंड देन यू सी कि कौन सी कंपनीज में अपन कर सकते हैं। अब एनर्जी सिक्योरिटी में अभी मैंने ट्रांजिशन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सोलर टू नाउ दिस स्टेज, जैसे जैसे वैल्यू चेन आगे बढ़ रही है, मेरे को ये वाला पार्ट ऑफ द बिजनेस अच्छा लग रहा है। तो वैसे आपने एक मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके ट्रेंड्स डाइवर्सिफिकेशन किया, पर सेक्टर आपने थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, पर स्टॉक्स उसमें आप नंबर ऑफ वो कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड वे टू डू इट। तो फॉर एग्जांपल मैंने 5 मेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई किए, वन ऑफ देम इज एनर्जी। तो एनर्जी में पहले मैंने वो मेगा ट्रेंड का एक पार्ट प्ले कर लिया, फिर थोड़ा सा बिजनेस आगे बढ़ा, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है वैसे एरोस्पेस में मैंने एक पार्ट प्ले कर लिया, फिर आगे बढ़ नहीं गया। हाँ, मतलब एरोस्पेस में आपने 3-4 का बास्केट बना दिया, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई वायर हार्नेसिंग का बिजनेस ले लिया, फिर इसका ले लिया, तो बिकॉज paths are very different, right? But who will scale at one point, मैं और आप नहीं guess कर सकते, right? So you can take, because the sector you have a view, because if you talk to a lot of experts also, they tell you, but sectors पे view है आपका, पर आपको नहीं पता कि इसका अभी पिक करेगा कि इसका 3 क्वार्टर बाद पिक करेगा या 4 क्वार्टर बाद पिक करेगा। तो आपने एक एलोकेशन बना दिया, फिर आप डिग डाउन डीप करो, एंड देन एज the sector plays out, you tend to pull up allocation in some, and then you maybe reduce in some. तो फॉर एग्जांपल 100 में से 20 रुपए मुझे अगर एरोस्पेस में लगाना है, तो 20 रुपए में एक बास्केट ऑफ एरोस्पेस आप ले सकते हो, और आप उसको प्ले कर सकते हो। जैसे आपको कोई सेक्टर बहुत स्ट्रांग लग रहा है तो आप उसमें ज़्यादा एलोकेशन कर लो, अगर आपको, पर यू शुड ऑलवेज नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, दिस इज़ वन वे। अनदर थिंग इज़ दैट ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑल्सो, यू नो, अगर जैसे अभी हम लोग एक किसी का म्यूचुअल फंड एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे थे, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना दिया, इतनी स्कीम्स है आपके पास, ये सब टॉप परफॉर्मिंग है, पर जब आप एक्चुअली उसका कोलेशन करोगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास तो 750 स्टॉक्स तो आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स तो ओवरलैप हो रहे हैं इन डिफरेंट फंड्स, राइट? तो आपका फिर लार्जर एलोकेशन टू अ particular stock which might be a large cap one according to the any scenario or anything, then you will realize that there are so many overlaps which is just leading to, you know, आप सारे म्यूचुअल फंड्स के सारी एलोकेशन का स्टॉक का परसेंटेज निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि
कितना ओवरलैप हो रहा है आपका. तो that's where maybe you can analyze how things are working and then maybe select stocks in that way. So Got it. these are 1-2 ways where you can maybe एंड construct the वन portfolio. थिंग कि मैं बेचू कब, मतलब एग्जीक्यूशन कैसे करूं. बाइंग तो हमने समझ लिया कि चलो इस तरीके से एंटर कर सकते हैं, बेचू कब अब मैं. सेल तो मतलब एवरीबडी इज आई थिंक बाइंग करना थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है. सेल करने में थोड़ा जनरली क्या होता है कि you tend to because we keep working and finding stocks, so then you tend to evaluate the one which you have bought with the new one that you are liking. And if you think that okay this has a higher weightage, then you think okay चलो ये वाला exit कर देते हैं, इसका allocation कम है and then इसका allocation ज़्यादा कर देते हैं. So that is one way where you think you make a trade-off. Second is always the valuation. You think that now maybe steady returns can be made. For example, जो ऑपरेटिंग लेवरेज वाला प्ले होता है ना, वो एक बार अगर स्टेडी हो जाता है देन यू थिंक कि नॉर्मल रिटर्न्स में जैसे भी उस आ केस में सकते हमने हैं. देखा कि 12% मार्जिन से 24 हो गया, और अगर यही 24% 5 साल रहता है तो वो स्टेबल हो गया तो होगा. फिर वो स्टेडी रिटर्न Right. उसके लिए कुछ नया ट्रिगर चाहिएगा कि हम्म. वो और कैसे हाई ग्रोथ आ सकता है, राइट? हम्म. तो इफ दैट ट्रिगर इज समथिंग which is there then maybe yes, otherwise a certain valuation has reached because it's a cyclical industry, then you cannot give a very higher valuation Right. to forward. That time you tend to exit. And you should be very very agile in selling also, which maybe I am also not. हम्म. But learning from the past experiences that if something has changed in the industry which you have thought that your thesis is not working on, then generally everybody sells it. But to wait for the Thesis to work. no, not for the Work. thesis to work, but for the any policy has come or any external factor has come. अगर वो आप वेट कर रहे हो ना कि ये चेंज हो जाएगा उसके बाद, because that is not in your hands. Right. अभी वो टैरिफ लगेगा, ड्यूटी लगेगा, बैन लगेगा, दैट इज नॉट इन माई हैंड, दैट इज नॉट इन प्रमोटर्स हैंड ऑल्सो, that is not in anyone, that's the government who has to do it, or any other body, whoever has this control. I don't have that control, so I don't want to. And if that is impacting the business, then you should maybe sell and not wait for the hope, because these are not, how much ever rationally you think कि ये तो गलत ही है, सही होने ही वाला है, but lot of things are not in your hands. And if there are so many variables not in your hands, then it will never give you a peaceful sleep. Sleep. Correct. That आप हमेशा यही सोच रहे अभी ये इम्पैक्ट हो गया तो ये हो गया, अभी ये इम्पैक्ट हो गया ये हो गया, अब ये पॉलिसी नहीं आई, देन योर इन्वेस्टमेंट इज स्टैग्नेंट. तो हाउ डू यू डू इट टाइप्स. एंड पूरे प्रोसेस में मान लो मैं इन्वेस्टिंग इस तरीके से स्टार्ट कर भी देता हूँ, एंट्री भी लेता हूँ, एग्जिट भी लेता हूँ, पूरे प्रोसेस में रिस्क क्या है सबसे बड़ा मेरे, सिंस माय मनी इज इन्वॉल्व, तो रिस्क क्या है पूरे प्रोसेस में जो मैं इनहेरेंटली लेता हूँ जब स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा हूँ. See, risk is something which there are no businesses without risk, and if there is no uncertainty in the industry, then also the larger trend doesn't get played out for you, right? So risk तो हर ही business में कोई ना कोई risk तो होगा, but you will have to choose a business where you can find that lot of variables are something which are in control and very less आपको बहुत ज़्यादा पता चलना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है बिजनेस में एंड विच इज़ नॉट इन योर हैंड्स टू सी अगर ये होगा तो ये होगा. वो बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी होती है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है. तो वो एक फैक्टर है कि रिस्क तो होंगे बट यू शुड नो व्हाट द रिस्क आर. फॉर एग्जाम्पल अगर देयर इज दिस विच वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल्सो दैट पेट रिसाइकलिंग. अब वो फूड ग्रेड चिप्स एज अ बिजनेस, वो न्यू बिजनेस क्रिएट हो रहा है ना सबके लिए. वो एज एन इंडस्ट्री कोई भी बेवरेज प्लेयर बहुत ज़्यादा रिसाइकल्ड फूड ग्रेड चिप्स नहीं यूज़ कर रहा था, करेक्ट? तो इफ दैट that industry is getting in it's coming up new, and that is coming up only because of the government policy, because they have mandated 30% EPR सब बेवरेज प्लेयर्स को अप्लाई करना पड़ेगा. लास्ट ईयर ये कंप्लायंस फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ. अपन ने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, अच्छा लगा, पर मैंने ये रिस्क नोट डाउन कर लिया बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट policy that this industry is getting. I know that this is the risk which can happen, but I know the tailwinds
can be super for these Right. companies because the trend can be big and some or the other time this will come, but this is the risk which I know and other business risk. So वो ट्रेंड प्ले आउट नहीं, पर मुझे लग रहा है कि अब ये नेक्स्ट ईयर अच्छा ट्रेंड प्ले आउट हो जाएगा बिकॉज पॉलिसी नहीं हटी है, पॉलिसी तो वही है, लोगों ने एक्सपेंशन किया है, तो वो एक इंडस्ट्री जो न्यू क्रिएट हो रही है, बट आई नो दैट दिस इज द रिस्क फॉर एग्जाम्पल. तो पर अगेन अ वेरी जिन्होंने लास्ट ईयर भी बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा एग्जीक्यूट किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने एग्जीक्यूट नहीं है, उन्होंने थोड़ा सप्लाई चेन बेटर मैनेज कर लिया, कंपनीज के साथ Right. बेटर मैनेज कर लिया, डाइवर्सिफाई कर लिया तो बेटर हो गया. पर ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए. आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वो रिस्क फैक्टर्स लिख लो कि ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं जो अगर चेंज होंगे तो मेरे को मॉनिटर करना है, और इफ समथिंग यू थिंक देन यू शुड एग्जिट. तो दीज आर द रिस्क. समटाइम्स इफ यू आर एंटरिंग एट अ हायर वैल्यूएशन या आपने हायर पे कर दिया है पहले से, तो आप वो नोट करके रख लो कि इफ दिस डजंट प्ले आउट तो मैं Correct. शायद नहीं करूँ. Got it. तो वो सब रिस्क आपको बेसिकली हर बिजनेस में जो रिस्क होते हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, एंड दैट विल ओनली कम अप इफ यू नो द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी. तो जो बिजनेस का रिस्क है वो इनहेरेंटली ऑटोमेटिकली मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्क भी हो गया, क्योंकि अगर जो सोच के मैंने इन्वेस्ट किया और वो नहीं हुआ तो बिजनेस को वो रिस्क हुआ एंड इवेंचुअली मुझे हो जाएगा. सो गुंजन, हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया, हमको बहुत चीज़ें समझ में आई. अगर 2 मिनट में आपको कंक्लूड करना हो कि स्टॉक मार्केट किसके लिए है, कैसे कंपनियां पिक करनी चाहिए, कैसे रीड करनी चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप कैसे करोगे? So basically, just to summarize the way how you can the ideation process, basically a lot of things in terms of एक होता है आपका top down approach कि where is the larger capital getting flowed, Okay. right? Or can get flowed because of these changes in the policy. कहीं पे supply chain shift होगा, कहीं पे government is pushing on infra. तो अगर वो सब चीज़ें हो रही है तो you'll have to you can invest where the capital is can flow towards productivity or towards this. So this is one way of identifying high growth trends which you should be a part of. कि कहीं पे आपका infra ही इतना, जैसे cold chain as a industry है, तो there the industry itself is growing, and because we have at 25-30%, because there we don't have any infra right now developed. Okay. Right? So something which is inevitable but it's growing at a high rate, and you can find out plays in that. So This is top down. This is top down Correct. approach, right? So and these approaches will change with time, because you cannot, if an investor is still playing the same old playbook, will not work out. So you Correct. need to be very resilient in finding out these trends. So Okay. this is the top down Correct. one way where the policy is getting changed, supply chain getting resilient, do it. Second, maybe the bottoms up, or you can say, or anyway, the consumer brands, how they are becoming their own category creators and scaling up the brands. If you like the usage of the brand, you can take feedback from a lot of people, and then, this is somewhere you see how the trend on that side is improving. This can be the another way of, finding out. Third is basically you track a lot of results and you identify a Correct. trend, because some industries you don't track 10 industries, right? You track 4-5, you get to know. One you can get to know from when you see the numbers of the companies coming up, and so many companies are posting good numbers in the same industry. That means that industry has something to do about, right? Maybe auto sector, for example, recently we didn't for example, we thought that okay, it can do good, 1 or 2 companies always do good, but in cohesion, a lot of industry companies did well. So sector is doing very well. Got it. So maybe from those ideas we can identify. And otherwise, scuttlebutt approach. Keep talking to entrepreneurs and see how they are scaling up, Correct. what they think of different industries, and that's where you can find out a trend. But in identifying a trend in a better way, consistency is very, very important in visiting, in reading. Otherwise you tend to miss out. सो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, रिजल्ट्स वाला. तो हमने एक आई थिंक फुल फ्लेजेड वीडियो भी बनाया हुआ है जहाँ पे आप कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालाइज कर सकते हो, कैसे एक स्क्रीन बना सकते हो कि ऑन व्हाट ट्रेंड और व्हाट सेक्टर द रिजल्ट्स आर कमिंग गुड, वो आप देख सकते हो वहाँ जाके.
तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं, यू गाइस कैन चेक दैट आउट। आई थिंक गुंजन, पूरा डिस्कशन के बाद काफ़ी लोगों को ये समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज़ नॉट ईजी। जो हम लोग टिप के बेसिस पे किसी ने दोस्त ने बता दिया कि ये खरीद लो वो खरीद लो, दैट इज़ नॉट हाउ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वर्क्स। बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको आपको समझना है, पढ़ना है, विद द एडवांसमेंट ऑफ एआई, विद द लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ हेल्पिंग यू टू एनालाइज बेटर। वो चीज़ें फास्ट ज़रूर हो गई है बट एकदम से ईजी नहीं हुई है। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप केवल ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं 9 बजे घर से जा रहा हूँ, फिर 7-8 बजे घर पे आ रहा हूँ, फिर 1 घंटा पढ़ के मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन जाऊँगा। आपको समय देना पड़ेगा बिज़नेसेस को समझने के लिए, पूरे ट्रेंड्स को समझने के लिए, पूरे इंडस्ट्रीज़ को समझने के लिए। एंड दैट इज़ वेयर यू विल बी एबल टू डिसाइड बेटर कि आप इसमें इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इवेंचुअली पूरा रिस्क बॉयल डाउन होता है कि वो बिज़नेस कैसा करने वाला है, और वो बिज़नेस कैसा करेगा, वो डिपेंड करता है कि आप उसको समझ कैसे पा रहे हो, पढ़ कैसे पा रहे हो बेटर। सो वो हमको इस पूरे एपिसोड से समझ में आता है, एंड गुंजन एंड हर एंटायर टीम डज अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, रिसर्चिंग द बिजनेस एंड देन डिकोडिंग दिस एंटायर वैल्यू चेन, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे सीखा भी। सो विद दिस गुंजन, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपने हमको एक्सप्लेन किया कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग क्यों ईजी नहीं है, एंड जिस समय पे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना कि बिल्कुल ईजी नहीं है, एंड इट कैन रिवॉर्ड यू, यू नो, bring you down on both sides. It can teach a very good lesson जो मार्केट है। सो आपने बहुत सही तरीके से उसको बताया, सही तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड वी हैड अ वंडरफुल सेशन। आई एम वेरी श्योर ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। Thank you so much, Kunal. It was very, very fun chatting with you. But here, I would like to correct you a bit. That stock market investing is not that complex the way you have highlighted. It's a very simple analysis of trend that you have to see. It's not that complex. It is just that everybody has to continuously see Correct. the research. It's something that everybody can. So whenever I actually, if any candidate is coming for the interview, the first is what trends are you observing, right? What Peter Lynch always does. Correct. So it's not something which is everybody can do it in in a handy way. आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपका इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है, आप दूसरी 10 इंडस्ट्रीज भी देख सकते हो। अगर आपको एआई है तो आपने इनवीडिया भी देखा है, आपने दूसरी कंपनीज देखी है, तो आप देख सकते हो उसको, और योर इकोसिस्टम डेफिनेटली यू कैन स्टडी एंड जनरेट Correct. हायर। सो इट्स समथिंग विच रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, आई थिंक, एंड Correct. देन वो सब कॉन्सेप्ट तो ठीक है। सो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, गाइस। Thank you so much, Gunjan. I think a lot of people will have a lot of key takeaways from this entire episode, and they would definitely enjoy it. हमने गुंजन के साथ पहले भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, तो आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डेफिनेटली वाला भी आप देख सकते हो। उसमें भी हमने कई सारे नए नए बिजनेसेस डिकोड किए थे। इससे एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि हमको उस पर्टिकुलर बिजनेस या स्टॉक में जाके इन्वेस्ट नहीं कर लेना। आइडिया हमेशा यही होता है कि कैसे पढ़ना होता है। तो हमने आज जब 4 इंडस्ट्रीज़ की बात की तो कंक्लूजन ये नहीं था कि आप वो 4 इंडस्ट्री में जाओ जो नाम गुंजन ने स्टॉक्स के लिए वो खरीद लो जाके। उनको कैसे पढ़ना है, और उनसे आप जब खुद पढ़ रहे हो दूसरी कोई इंडस्ट्री, उनको भी आप कैसे एनालाइज कर पाओगे, आपको बेटर समझ में आ जाता है। तो डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, एंड आई एम वेरी श्योर आपको बहुत लर्निंग मिलेगी, बिकॉज इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड विल हैव टू कंटिन्यूसली बी अ लर्नर इन दिस इंडस्ट्री टू मेक श्योर कि हम बेटर इन्वेस्टर, बेटर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बन पाए। सो थैंक यू सो मच गुंजन। Thank you so much.